हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप ठीक ठाक होंगे बच्चों। और आज हम देखने वाले हैं एक बहुत ही मज़ेदार चैप्टर होने वाला है क्लास 12th के लिए, जो कि क्लास 12th के लिए ये बच्चों का ये अपना होता है, व्यू होता है कि हाँ सर ये चैप्टर काफ़ी हार्ड होता है एंड बहुत ज़्यादा नंबर आपको बोर्ड में यहाँ से मिलते हैं। साथ ही साथ आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं तो आपको यहाँ से सवाल काफ़ी देखने को मिलते हैं। राइट बेटा, हम बात करने वाले हैं, अभी आपने देखा था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है ना। सिंपल समझा था कि हाँ किस तरह से प्रिंसिपल था इनहेरिटेंस का आपने देखा। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे, इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, लेकिन याद करिएगा इसमें हम मॉलिक्यूलर को बेस बनाते हैं, यानी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। यानी हम अब इस मर्तबा ये नहीं देखेंगे कि बाहरी सरफेस का जीनोटाइप है कि क्या है, फिनोटाइप है, डोमिनेंस और रिसेसिव, डजंट नो। हम इस मर्तबा देखेंगे हमारे मॉलिक्यूल लेवल पर, यानी हमारे जो न्यूक्लिक एसिड हैं, हमारी जो जेनेटिक लेवल की बात होगी, यानी हमारे डीएनए की बात होगी, आरएनए की बात होगी, वो लोग किस तरह से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करवाते हैं फ्रॉम द वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। राइट, तो सबसे पहले बात करेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस को आधार बनाते हो तो हमको ये समझना है कि होते क्या है दोस्तों। ये एक न्यूक्लिक एसिड होता है। न्यूक्लिक एसिड मतलब हो गया जिसमें डीएनए और आरएनए होता है। डीएनए आप जानते हैं कि काफ़ी एक प्रकार से मोर स्टेबल माना जाता है, आरएनए भी लेस स्टेबल होता है लेकिन मोर रिएक्टिव होता है। इसलिए कुछ वायरसेस में, चाहे वो टीएमबी हो, चाहे वो कोरोना वायरस हो, वहाँ पर आरएनए देखने को मिलता है, लेकिन मोस्टली ज़्यादातर आप देखेंगे तो डीएनए ही सब लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, जो कि जेनेटिक मटेरियल के रूप में भी जाने जाते हैं। राइट, आइए कुछ इंपॉर्टेंट बात करेंगे इसके साथ। समझिएगा बेटा कि इसकी इंट्रोडक्शन अगर मैं बात करता हूं तो ये सब किससे बने हैं, न्यूक्लिक एसिड से बने हैं, ठीक है ना। न्यूक्लिक एसिड से बने हैं। याद करिएगा बेटा, न्यूक्लिक एसिड से बना है, लेकिन इसमें एक चीज़ है कि ये एक न्यूक्लिक एसिड एक जेनेटिक मटेरियल होता है। एक क्या है, ये जेनेटिक मटेरियल होता है। ये बात सब बच्चों को क्लियर है यहाँ तक। क्या होता है, ये जेनेटिक मटेरियल होता है। किस में होता है, इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। बात सही है बेटा। अब बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड में होता क्या। तो इसमें सबसे पहले बेटा हमको ये समझना है कि इसमें सर डीएनए होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ध्यान रखना सबसे ज़्यादा मात्रा में हमारे ये होता है भाई, ये मेजॉरिटी आपको देखने को मिलता है। मेजॉरिटी अगर आपसे पूछा जाए डीएनए क्या है, आरएनए की डीएनए है, तो मेजॉरिटी हमारा डीएनए होता है। याद करिएगा किसमें, हर एक ऑर्गेनिज्म में। ऐसा क्यों होता है बेटा, तो बताइए सर। ये मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल होता है, सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है और लेस रिएक्टिव होता है। लेकिन याद करिएगा बेटा इसका दूसरा भाग जिसको हम बोलते हैं आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड, ध्यान देना ये भी एक जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन ये बहुत ही लेस स्टेबल होता है। क्या होता है, ये लेस स्टेबल है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ये रिएक्टिव होता है, यानी मोर रिएक्टिव है, ये मोर रिएक्टिव होता है। सवाल ये है कि सर आरएनए भी होता है कहीं पर जेनेटिक मटेरियल, ऑफकोर्स होता है। याद करिए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ यहाँ पे, टीएमबी, टोबैको मोज़ेक वायरस, सही है। फिर ले लेंगे यहाँ पे कोरोना वायरस, अभी जो आप जूझ रहे थे इसी से। तो ये सब बेटा हमारे लिए क्या है, जेनेटिक मटेरियल होते हैं। ये होते हैं कुछ स्पेशल टाइप के फ्यू वायरस होते हैं जिनके केसेस में हमको ये चीज़ें देखने को मिल जाता है। अब हम बात करेंगे सर ये जो न्यूक्लिक एसिड है, इस न्यूक्लिक एसिड में ये जो न्यूक्लिक एसिड होता है, क्या ये न्यूक्लिक एसिड हमारा यही बैठा रहता है, इसका नाम क्या होता है, तो इसका एक नाम और होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड बेटा क्यों ऐसे कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मर्ज हो जाते हैं, मर्ज होने के बाद एक चेन बना देते हैं, इस वजह से हम इसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड के रूप में भी जानते हैं। अर्थात ये किस चीज़ का है, ये एक पॉलीमर है, ये एक पॉलीमर बन जाता है, पॉलीमर ऑफ किसका, न्यूक्लियोटाइड का। क्या यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत है, यानी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जब मर्ज हो जाते हैं, मिल जाते हैं, चेन के फॉर्मेट में आ जाते हैं बेटा, तो हम इसको क्या बोलते हैं कि हमारे लिए पॉलीमर होता है न्यूक्लियोटाइड का। राइट, इतनी बात है। अब हम बात करेंगे आपसे न्यूक्लियोटाइड होता क्या है। सर ग्रुप है न्यूक्लियोटाइड का, लेकिन वो है क्या न्यूक्लियोटाइड, क्या है न्यूक्लियोसाइड। यानी डीएनए एक प्रकार से देखा जाए तो तीन चीज़ों से मिलकर बना बेटा, फास्फोरिक एसिड होगा, अभी देखने को मिलेगा, पेंटोस शुगर होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें नाइट्रोजनस बेस होते हैं। अगर इसमें फास्फोरिक एसिड ना रहे
तब ये हमारे लिए न्यूक्लियोसाइड है। तीनों मिल जाते हैं तब वो न्यूक्लियोटाइड होता है। आइए बात कर लेते हैं लगे हाथ न्यूक्लियोटाइड के विषय में। यहीं पर देखो न्यूक्लियोटाइड है ना बेटा, इसमें क्या बताएंगे? देखिए इसके 3 कंपोनेंट होते हैं। हाउ मेनी कंपोनेंट बेटा? 3 कंपोनेंट, 3 कंपोनेंट्स। अब बताते हैं कौन कौन से। देखो यहाँ पर बहुत संभाल कर समझिएगा इसको। नंबर 1 नाइट्रोजनस बेस है ना, याद करिएगा, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? तो इसमें बेटा नाइट्रोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। याद करिएगा, जिसमें आपको मिलेगा प्यूरिन होता है और एक हमारा क्या होता है बेटा? पिरामिडीन होता है। सही है बेटा। प्यूरिन जो होता है ये हमारा 4 कार्बन नहीं होते हैं इसमें, ध्यान रखिएगा, ये 4 मेंबर इसमें पाए जाते हैं। सॉरी, इसमें प्यूरिन में जब आप आते हो बेटा तो इसमें 9 मेंबर मिलते हैं। कितने मेंबर हैं इसमें? 9 मेंबर हैं, लिख लो 9 मेंबर। और इसमें भाई साहब पिरामिडीन में याद करिएगा मात्र और मात्र कितने हो जाते हैं? 6 मेंबर होते हैं। कैसे? देखो जब इसको बनाते हो बेटा तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है, ध्यान से देखना इसका। ऐसे देखो 1 2 3 4 5, 5 इधर हो गया, बाकी इधर देखो 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे 9 मेंबर हो जाते हैं इसमें, जो कि प्यूरिन होता है। याद करिएगा प्यूरिन के अंदर आपको मिलते हैं Ag, इसमें क्या मिलता है? A और G, एडेनिन और ग्वानिन, ठीक है ना। ये जो हमारे भाई साहब हैं पिरिमिडिन, इसमें 6 मेंबर है। इसमें कौन कौन से हैं? तो इसमें बेटा बता देना कि सर इसमें मिलता हमको है CUT, मतलब ये साइटोसिन, यूरेसिल है ना, यूरोसिल होता है, और एक हमारा थायमिन होता है, थायमिन। यही थायमिन हमारा, ध्यान रखिएगा, ये थायमिन और यूरेसिल में थोड़ा सा आपको अंतर मिलेगा भी, आपको जब पढ़ाऊंगा आगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा कि AGTC थायमिन रिप्लेस्ड हो जाता है यूरेसिल के स्थान पर, वो RNA के केस में होता है। तो मुझे लगता है कि ये छोटी सी बात आपको नाइट्रोजनस बेस में समझ में आ गया होगा। अभी मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात होगा जो आगे बता देता हूँ। तो पहला आपने देखा भैया कि न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए नंबर 1 कंपोनेंट हमने देखा नाइट्रोजनस बेस। नंबर 2 कंपोनेंट देखो इसके पास, सेकंड क्या हो जाएगा? फास्फोरिक एसिड है ना, या इसी को बेटा फास्फेट भी कहते हैं, H3PO4। देखो इसमें कुछ नहीं है, इसमें आप बताइए कि सर इसके केसेस में हमको जानना, बस इसे ले लो यहाँ पर H3PO4, सही बात। आइए नंबर 3 की बात करते हैं, पेंटोज शुगर। बेटा क्या होता हमारा ये? पेंटोज शुगर 5 कार्बन का, पेंटोज शुगर 5 कार्बन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, बात सही है। अब इसमें भी देखिए RNA में है राइबोस पेंटोज शुगर, DNA में है डीऑक्सी पेंटोज शुगर, दोनों के अलग अलग हम यहाँ आपको बना देते हैं। देखो बेटा यहाँ पे जब बनाओगे तो देखो कुछ इस तरह से है ना, सिंपल वही रहेगा। यहाँ पर भी आपको मिलेगा इसे HOH। देखो जब तुम पेंटोज शुगर में DNA की बात करोगे तो डीऑक्सियनिक ऑक्सीजन हट जाएगा, यहाँ से कार्बन नंबर 1 से 2 पे हट जाएगा, बाकी यहाँ HOH, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे H, या यहाँ पे देखो यहाँ पे थोड़ा सा अलग होगा CH2OH। देखो यहाँ लिख लो, ऐसे बनाओ इसको CH2OH है ना, बाकी H यहाँ हो ही जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा ये कार्बन नंबर 4 है, ये कार्बन नंबर 5 है, 1 2 ये 3 हो जाएगा है ना। तो 2 नंबर कार्बन पर देखो एक ऑक्सीजन गायब हो गया, क्योंकि डीऑक्सी एक ऑक्सीजन का निकल जाना होता है। तो ये हमारा बेटा क्या हो जाता है? ये ध्यान देना कि 2 नंबर कार्बन पर आपको दिखाई पड़ता है कि किस तरह से यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आएगा, किसमें? RNA के केस में। देखो यहाँ पे कुछ इस तरह से, यहाँ पर हाइड्रोजन OH HOH, यहाँ हो CH2OH और यहाँ पर H। अब जरा कार्बन बनाओ जरा, देखो भैया कार्बन नंबर 1 2 3 है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखो ध्यान से 4, वहाँ पर देख सकते हो यहाँ पे 4 और ये हमारा 5, यानी इस मरतबा कार्बन नंबर 2 पर देखो यहाँ पर 1 ही आ गया O।
लेकिन यहाँ जब डीएनए बनाते थे तो यहाँ पर ओ गायब हो जाता, डीऑक्सी हो गया। तो ये हमारा डीएनए के लिए बना है, ये हमारा आरएनए के लिए बना है। उम्मीद करता हूँ कि छोटी सी बात आपको समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो डिलीट हो गया, डिलीट हो जाता, सॉरी इसमें डिलीट हो जाता ऑक्सीजन हमारा, डिलीट ऑन कार्बन नंबर 2 पर। लेकिन यहाँ पर देखो डिलीट नहीं होता है, यहाँ पे एक्स्ट्रा आ जाता बेटा, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन ऑन कार्बन नंबर 2 पर। तो 2 कार्बन पर ही आ जाता है, जिससे डीएनए और आरएनए में फ़र्क करना हमारे लिए आसान हो जाता है। ये चीज़ मुझे उम्मीद है कि एक छोटी सी बात आपको यहाँ पर, छोटा सा बात हमने सिखाया है कि कैसे दोनों में ये चीज़ पाई जाती है, ठीक है ना। यहाँ पर एक बेटा बांड भी बता देता हूँ। देखो जब डीएनए की जब बात करना है ना, जब डीएनए की बात करना तो यहाँ A, T, G और C है ना, ये बता देना प्रेजेंट है। लेकिन जब बेटा यहाँ पर तुम आरएनए बताना तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, A, U, G और C प्रेजेंट होता है ना। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। और एक चीज़ और समझना, ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री बांड बनाते हैं। जैसे ये जब बात करते हो यहाँ से A और T के बीच में और यहाँ पर C और G के बीच में बांड कितना होता है, देखो बेटा यहाँ डबल बांड हाइड्रोजन का होता है, यहाँ पर ट्रिपल बांड होता है। ये मुझे लगता है कि कंप्लीट हमारा कॉम्प्लीमेंट बन के यहाँ पर रेडी हो जाता है, जिससे यहाँ पर ये चीज़ हमको समझ में आ जाता है। और यहाँ पर बेटा एन ग्लाइकोसिडिक बांड के द्वारा ये आपस में बांड आपस में क्या हो जाते हैं, सब जुड़ जाते हैं, जिसमें आपको अभी आएगा बांड, समझाता हूँ क्या है। तो मुझे लगता है कि छोटा सा भी आपने ये चीज़ समझ लिया होगा, समझ में आई बात। अब मैं आपको देखो ये सब अलग अलग है, सभी को तीनों को जोड़ देता हूँ, फिर एक न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, एक बनेगा। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जोड़ूंगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनेगा। वही मैंने यहाँ लिखा था कि बहुत सारे न्यूक्लिक एसिड आपस में जोड़ करके क्या बनाते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। कैसे बनेगा वो समझाने के लिए मैं आपके सामने एक देता हूँ एग्जाम्पल, जो तीनों को मर्ज करके सिखाएगा, राइट। तो पहले इसको स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, फिर समझा देता हूँ। चलो भाई, अब इसमें देखेंगे बेटा, बहुत ही बात मैंने आपसे बताया, जो मैंने न्यूक्लियोटाइड में तीनों चीज़ों को बताया था अलग अलग कैसे बने होते हैं, वो चाहे पेंटोस शुगर की मैंने बात किया था, या फिर नाइट्रोजनस बेस की बात की, या फास्फोरिक एसिड की बात की थी। हम इन तीनों को मर्ज करेंगे, एक में मिलाएंगे, बॉन्ड के साथ दिखाएंगे, और फिर हम बताएंगे कि ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, सॉरी एक हमारा चेन बना भी है, ठीक है ना। तो एक हमारा किस तरह से बना है, फिर एक न्यूक्लियोटाइड चेन बन के फिर हम कैसे पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे। देखो क्या करते हैं, सबसे पहले बेटा यहाँ देखो, ये हमारा जानते कि फास्फेट ग्रुप है, सबको पता ही है फास्फेट ग्रुप है, ये फास्फेट ग्रुप है। हमने दिखाया, बीच में दिखा दिया किसको, पेंटोस शुगर, ये पेंटोस शुगर है। पेंटोस शुगर के कार्बन नंबर 1 से देखो मैंने क्या जोड़ा बेटा, ये नाइट्रोजनस बेस जोड़ दिया। नाइट्रोजनस बेस जब पेंटोस शुगर के कार्बन नंबर 1 से जुड़ता है तो कौन सा बॉन्ड यूज करता है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहा जाता है। एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज द बॉन्ड इन विच नाइट्रोजनस बेस कैन अटैच विद द 1 कार्बन ऑफ पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर के 1 कार्बन से जुड़ गया, वहीं पर 1 2 3 4 और ये 5 ये लिख भी दिया, 5 पहले से लिखा है, ठीक है ना। 5 कार्बन से कौन जुड़ा है, ये देखो 5 कार्बन से हमारा जुड़ गया क्या, फास्फेट ग्रुप जुड़ा है। और किस बॉन्ड से जुड़ा बेटा, फास्फोएस्टर बॉन्ड कहा जाता है। जब बहुत जुड़ता है फिर फास्फोडाइस्टर बॉन्ड भी कहा जाता है। अब समझिएगा, यानी यह जब हमारा मान लीजिए ये वाला हमारा पेंटोस शुगर नहीं जुड़ा है, तब हमने दिखाया कि पेंटोस शुगर जब नाइट्रोजनस बेस के साथ जुड़ता है तब इस प्रोसेस को न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। साइड है ये देखो साइड, लेकिन जैसे फास्फेट ग्रुप कार्बन नंबर 5 से जुड़ता है पेंटोस शुगर से, अब ये नाम बदल गया, इसका नाम पड़ जाता है न्यूक्लियोटाइड। और यही बेटा न्यूक्लियोटाइड हमारा बना रहता है, एक न्यूक्लियोटाइड तैयार हो गया। हम चाहते हैं कि ऐसे ही न्यूक्लियोटाइड खूब ज़्यादा जोड़ते चले जाएं, खूब ज़्यादा जुड़ जाए, बस ये बन जाएगा क्या, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, यानी एक बहुत बड़ा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनकर तैयार हो जाएगा, राइट है। तो मैंने एक दिखा दिया है, बाकी आप समझ जाएंगे। देखिए हमने बताया है बेटा कि जो शुगर होता है दिखा दिया, ये देखो कार्बन नंबर वही, उससे 5 कार्बन से फास्फेट है, 1 कार्बन से हमारा ब्लड, मतलब वो जो बेस होता है बेस पेयर जुड़ा रहता है। आप बॉन्ड जरूर ध्यान दीजिएगा कि जब बेस पेयर जुड़ा रहता है तब इसको हम एन ग्लाइकोसिडिक कहते हैं, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। ये जब जुड़ा रहता है तो इसका नाम क्या हो जाता है, फास्फोएस्टर बॉन्ड, फास्फोएस्टर बॉन्ड कहा जाता है। ये बॉन्ड की बात होगी। अब आइए मैं बताता हूँ, देखो हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो न्यूक्लियो हमारा जो डीएनए बना है, उस डीएनए का जो फॉर्म होता है वो बी शेप का होता है, क्योंकि बी फॉर्म ऑफ डीएनए दिया है किसने, वाटसन एंड क्रिक्स ने दिया था 1953 में। डबल हेलिक्स मॉडल इन्हीं के द्वारा दिया गया था, सही है ना। क्या था, इन्होंने कहा कि डबल हेलिक्स मॉडल आपस में एंटी पैरेलल होता है, यानी एक अगर ये
5 प्राइम से जुड़ा है, तीसरा इस पे, ये अगर 3 से है तो ये 5 पे है, यानी एंटी पैरेलल है। समझ आए? बीच में हमने दिखा दिया बेस पेयर जुड़े रहते हैं। इसे कौन मदद करता है? इसका हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है, जिसकी वजह से डीएनए में थोड़ी स्टेबिलिटी आ जाती है, मजबूती आ जाती है। वो चीज़ दिखाया गया है, जैसे 5 to 3, 3 to 5। ये बैकबोन, यहाँ पर अगर कोई पूछे कि डीएनए का बैकबोन कौन होता है, मजबूत रीढ़ की हड्डी कौन है, तो बताना शुगर है और फास्फेट ग्रुप है। यानी ये शुगर हमारा, ये और ये दोनों को मर्ज कर दो तो ये भाई लोग हमारे क्या हैं? बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी हैं। इनके बिना हमारा डीएनए कंप्लीट कभी नहीं माना जाता है। जैसे कि यहाँ देखिए हमने डबल हेलिक्स दिखा दिया बेटा, ये देखिए क्वाइल्ड है, इस तरह से डबल हेलिक्स होता है। ये जो हमारा डायमीटर होता है, आप जानते होंगे कि डायमीटर क्या रेडियस होता है ना, इसका आधा रेडियस कर दोगे तो डायमीटर हमने दिखा दिया कि डायमीटर कितना 20 हो जाएगा। 20 एंगस्ट्रॉम है। एंटी पैरेलल 5 to गया 3 पे रुका है, 3 से गया ये 5 पे रुका है। ये भी हमारा क्या एंटी पैरेलल दिखाया गया। बीच में हमने दिखा दिया जैसे बेस पेयर है, नीले एक ब्लू कलर का, एक रेड कलर का है। तो ये अलग अलग बेस पेयर आपस में जुड़े रहते हैं। मदद किसका लेता है? हाइड्रोजन बॉन्ड का लेता है, जिसके थ्रू थोड़ी स्टेबिलिटी दिखाई पड़ती है। ये दोस्त हमारा एक टर्न होता है, यानी ये जो हमारा एक टर्न है, ये इस तरह से, दूसरा, तीसरा, इस तरह से, इस तरह से। मतलब यहाँ पर हमने ये दिखाया है कि यहाँ मतलब ये सब क्या होते हैं, ये कई सारे टर्न में से घूमे रहते हैं। तो एक टर्न जो होता है, एक टर्न में लगभग 360 डिग्री पे घूमता है, और एक टर्न को 360 पे जो होता है उसको पिच कहा जाता है। तो ये पिच होता है, यानी एक पिच में अगर आपसे पूछा जाए कितना होता है उसका साइज़, तो बताइए 34 एंगस्ट्रॉम, या इसी को 3.4 नैनोमीटर कहते हैं, क्योंकि उस एंगस्ट्रॉम को 10 से हम क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। फिर देखिएगा, अगर हम पूछें कि ये जैसे यहाँ पर हमारे बेस है, जैसे ए है, जी है, टी है, सी है, तो ये दोनों के बीच देखो, ये दो बेस पेयर के बीच की अगर गैप पूछी जाए, जगह पूछी जाए, तो कहिए कि दो नाइट्रोजनस बेस के बीच की गैप 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है, या नैनोमीटर में लाना है तो 0.34 नैनोमीटर होता है। तो ये पूछा जाता है कि दो कंसेक्यूटिव बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो 3.4 एंगस्ट्रॉम। फिर देखिए डीएनए हमारा दोस्त क्या होता है? डीएनए इन आवर सिंगल सेल, हमारे एक सिंगल सेल में डीएनए की साइज 6.6 × 10⁹ बेस पेयर होता है, और टोटल लेंथ अगर डीएनए का पूछा जाएगा तो 6.6 × 10⁹, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, टू कॉन्सिक्यूटिव बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस कितना था? 0.34 × 10⁻⁹ क्या होता है? इनको मल्टीप्लाई करोगे, ये कट जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग 2.2 मीटर आएगा। यानी बेटा हमारे एक सेल में डीएनए की साइज़ कितनी है? एक सेल में डीएनए की साइज़ लगभग 2.2 मीटर की है। आप सोचिए, एक सेल की बात मैं कर रहा हूँ, अभी ट्रिलियंस कितने ज़्यादा सेल है, बहुत ज़्यादा सेल है। जरा सबको निकाल लो और जोड़ दीजिए। मुझे लगता है कि एक बार तुम स्पेस पे जाके वापस चले आओगे। इतना ज़्यादा रस्सी हमारे अंदर पड़ा हुआ है डीएनए का। कितनी बड़ा, हम डीएनए की बात समझ नहीं पाते, हमें लगता है डीएनए तो छोटा सा चीज़ है। नहीं, एक सेल के अंदर सिर्फ 2.2 मीटर का डीएनए मौजूद है, और ये सोचिए पूरे के पूरे ब्रह्मांड को घुमाने की ताकत रखता है। अगर तुम चाहो जोड़ करके तो डीएनए के साइज इतनी बड़ी है बेटा कि एक मरतबा स्पेस पर जाके तुम यात्रा करके नीचे चले आओगे। ठीक है ना? तो इतना बड़ा हमारा डीएनए होता है। ये बात मुझे लगता है कि हर बच्चे को क्लियर हो गया होगा, राइट? इसकी शॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। चलो बेटा, अब इसमें आगे देखेंगे। सबसे पहले इसमें आप समझेंगे बेटा चारगाफ रूल क्या। देखिए, एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये बताया बेटा कि जो नाइट्रोजनस बेस होता है, जिसका नाम मैंने अभी आपसे बताया एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन, इन्होंने कहा कि A+G यानी एडेनिन ग्वानिन का रेशियो हमेशा थायमिन और साइटोसिन से होता है। ठीक है ना? अब यहाँ पे थायमिन ये रिप्लेस कर दिया जाता है, ध्यान रखिएगा, यूरेसिल में, लेकिन किस में? ये आरएनए में होता है। ये कहा जाता है कि इन दोनों का जो रेशियो होगा इसके बराबर होगा, अर्थात इनका वैल्यू हमेशा 1 होता है। ये चारगाफ रूल के अकॉर्डिंग माना जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, कुछ नोट है। जैसे फ्रेडरिच मैसर साहब ने 1869 में एक रूल दिया था, एक नियम बताया। इन्होंने आइसोलेट किया था डीएनए को, और डीएनए को जब आइसोलेट किया तो उसका नाम इन्होंने दे दिया था क्या? न्यूक्लिन कहा था। और बाद में इसी को न्यूक्लियस में देखा गया, किसमें? न्यूक्लियस ऑफ पस सेल, यानी जो मवाद होता है ना उसके सेल में सबसे पहले इन्होंने इसको फ्रेडरिक मैसर साहब ने ढूंढा था डीएनए को। ठीक है, आगे अल्टमान एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने आइडेंटिफाई किया था उस डीएनए की जो नेचर है, एसिडिटी नेचर। तो एसिडिटी नेचर को फाइंड आउट किया था अल्टमान साहब ने डीएनए का, जिसके आधार पर नाम दे दिया था न्यूक्लिक एसिड। तो आज आप न्यूक्लिक एसिड, मैंने शुरुआत में बताया था न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है, जिसमें डीएनए और आरएनए था। क्यों कहा गया? ये अल्टमान की योगदान थी। दोनों चेन हमेशा ध्यान दीजिएगा कि क्वाइल्ड होते हैं हमेशा राइट साइड से। सो राइट हैंड फैशन में ये क्या होते हैं? ये मूव करते हैं, यानी क्वाइल्ड कर जाते हैं।
समझ में आई बात। अगला आता है बेटा पैकेजिंग ऑफ डीएनए। डीएनए हेलिक्स जो होता है बेटा, इसकी पैकेजिंग की क्यों आवश्यकता पड़ती है? आप जानते हैं कि हमारा जो न्यूक्लियस है 0.6, इतना छोटे से अमाउंट में इतना लंबा 2.2 मीटर का डीएनए को पैक करना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि धागा है, धागा जैसे ये है, पतंग उड़ाई है, पतंग उड़ाते चले जाए तो धागा 10 किलोमीटर दूर चला गया, बाद में क्या करते हो, एक चरखा होता है, उस चरखे पे ऐसे से लपेट देते हो, है ना। तो देखो इतना लंबा धागा मात्र इस छोटे से एरिया में कितने ईजिली आप देखेंगे रैप्ट हो जाता है, इसे पता भी नहीं चलता है, खुलता है तब तो 5 किलोमीटर दूर जाता है। तो आपने क्या किया है, एक बहुत बड़ा चीज़ को एक बहुत छोटे से जगह में एडजस्ट कर दिया है, यानी उसको सिस्टमेटिक तरीके से व्यवस्थित तरीके से क्या करना है, एक स्थान में फिक्स कर देना जिससे नुकसान ना हो। अदरवाइज वो अपने साइटोप्लाज्म में क्या रहता है, स्कैटरिंग करेगा, घूमता रहेगा इधर उधर। जैसे अभी प्रोकैरियोट में, ई कोलाई में देखेंगे ही देखेंगे। प्रोकैरियोट में जब बात करते हो ना, तो क्या होता है, जब ई कोलाई के केस में आते हो तो यहाँ पर बेटा ये उसका साइटोप्लाज्म में बिल्कुल बिखरा रहता है, तो बड़ा नुकसान हो जाता है। होता क्या है कि इसमें जो नेगेटिव चार्ज अच्छा एक चीज़ और, डीएनए पर नेगेटिव चार्ज क्यों होता है बेटा, ड्यू टू द फास्फोरिक एसिड की वजह से। तो ये जो हमारा फास्फोरिक एसिड होता है, इसकी वजह से डीएनए पर नेगेटिव चार्ज होता है। और जो प्रोटीन होता है हमारे प्रोकैरियोट में, ये पॉजिटिव होता है, उस प्रोटीन के साथ में ये डीएनए हमारा जो नेगेटिव चार्ज है वो रैप्ट हो जाता है, और रैप्ट होने के बाद एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है जिसका नाम पड़ जाता है बेटा न्यूक्लियोइड कहा जाता है। तो ध्यान देना, आपने पढ़ा भी होगा कि कभी भी प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, न्यूक्लियस के स्थान पर न्यूक्लियोइड पाया जाता है, जिसमें क्या है, डीएनए नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज का प्रोटीन दोनों आपस में रैप्ट हो जाते हैं, लिपट जाते हैं, लिपटने के बाद उसी में मूव करते रहते हैं। तो ये प्रोसेस है, एक स्ट्रक्चर तैयार होता है जिसका नाम न्यूक्लियोइड होता है। आइए बात करते हैं यूकैरियोट के केसेस में, नहीं हम सब इसी में आते हैं। इसमें डीएनए पर नेगेटिव चार्ज है, जो पॉजिटिव चार्ज हिस्टोन प्रोटीन के साथ, नाम बदल गया, हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिव चार्ज के साथ रैप्ट हो जाता है। क्यों ऐसा है, क्योंकि ड्यू टू द बेसिक अमीनो एसिड, उसमें बेसिक अमीनो एसिड पाए जाते हैं जिसमें लाइसिन और आर्जिनिन पाया जाता है। तो लाइसिन और आर्जिनिन के नाम से ही वो हमारा जो है हिस्टोन प्रोटीन के नाम से बन जाता है, जो कि इसके पास कौन सा है, वो एक बेसिक अमीनो एसिड होता है। आप जानते हैं कि वो जो अमीनो एसिड होता है ये स्ट्रक्चर तैयार करता है जिसका नाम पड़ जाता है न्यूक्लियोसोम कहा जाता है। क्या होता है, न्यूक्लियोसोम होता है, और वह उसमें 200 बेस पेयर के डीएनए आपस में पाए जाते हैं। तो डीएनए के कितने बेस पेयर हैं, 200 न्यूक्लियोसोम में। इसमें आप देखेंगे कई प्रकार के हैं, H2A, H2B, H3, H4 और H1। तो ये हमारा केवल लिंक करता है जिससे हमारा डीएनए प्रोटीन को जोड़ सके। जैसे ये डीएनए है और ये प्रोटीन है, दोनों आपस में लिंक करने वाला जो हमारा होगा प्रोटीन H1 होता है। इसको छोड़ दीजिए, बाकी ये चारों हमारे बेटे पेयर्ड में पाए जाते हैं, जोड़े में होते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ जाता है हिस्टोन ऑक्टामर कहा जाता है। 8 बन गए ना, कुछ इस तरह से 8 आपको ऐसे 8 मिल जाएंगे इस तरह से, ये देखेगा 8 बन गया है ना। तो हिस्टोन ऑक्टामर बन जाता है, और इसी हिस्टोन ऑक्टामर को चारों से बेटा हमारा जो डीएनए है कुछ इस तरह से इसे बाइंड करता है, इसे देखो इस तरह से। तो ये हमारा इसको आपस में से अटैच करता है, ये वाला, तो इसको कहते हैं H1 प्रोटीन। बाकी हमारे इस पूरे सिस्टम को कहा जाता है न्यूक्लियोसोम कहा जाता है। समझ में आई बात। तो न्यूक्लियोसोम हो जाता है। फिर फाइनली हम देखेंगे इसके केसेस में बताया गया कि हिस्टोन ऑक्टामर होता है जो कि उसको रैप्ट करता है डीएनए के थ्रू, जिसका नाम पड़ जाता है न्यूक्लियोसोम कहा जाता है। सही है। फिर देखेंगे यही न्यूक्लियोसोम बार बार रिपीट करता है, और उस रिपीटिंग यूनिट का नाम पड़ जाता है क्रोमेटिन कहा जाता है। क्रोमेटिन फिर आगे बढ़ता है तो क्या बनाता है, क्रोमेटिन फाइबर बनाता है। क्रोमेटिन फाइबर फिर आप देखेंगे मेटाफेज स्टेज में जब आप आते हैं तब यही चेंज हो जाता है क्रोमोसोम में। क्रोमो माने कलर, सोमा माने बॉडी, कलरफुल बॉडी हमारे सेल में आ जाती है। लेकिन जब इसको थोड़ा हायर लेवल पर बेटा हम इसको रैप करते हैं तो यहाँ पर आपको वीआईपी टाइप के और प्रोटीन चाहिए जो NHC होता है, मतलब नॉन हिस्टोन प्रोटीन चाहिए वहाँ पे। उस नॉन हिस्टोन, देखो लिख भी दिया है यहाँ पर मैंने, नॉन हिस्टोन यहाँ प्रोटीन हमको चाहिए, और उस नॉन हिस्टोन, जैसे यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन चाहिए जो 2 आधार पर होता है, एक हेट्रोक्रोमेटिन के आधार पर होता है, एक यूकैरोमेटिन के आधार पर होता है। हेट्रोक्रोमेटिन उसे कहते हैं जिसमें हमारा जो डीएनए क्रोमोसोम होता है वो बहुत ही टाइटली पैक्ड होता है, डार्क होता है, और ध्यान रखिए ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होते हैं, यानी ट्रांसक्रिप्शन में योगदान इनका कुछ नहीं होता बेटा। लेकिन जब बात करते हो यूक्रोमेटिन को तो ये बहुत ही लूजली पैक्ड होते हैं, लाइटिंग होती है, चमक होती है, और ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव हो जाते हैं, यानी वो ट्रांसक्रिप्शन करने में योगदान अपना देते हैं। क्या बात सही है यहाँ तक? अगर इतनी बात क्लियर है बनना तो इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल के बारे में, ग्रिफिथ चाचा के बारे में बताना शुरू करूँ। चलिए
चलो भैया अब आगे देखेंगे बेटा इसमें हम सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यानी कि अब हम देखने वाले हैं कि दोस्त जेनेटिक मटेरियल होता क्या है, डीएनए है कि आरएनए है कि प्रोटीन है कि क्या है। उन चीज़ों को जानने के लिए बहुत सारे अपने अपने साइंटिस्ट आए जिन्होंने अपने अपने रूल दिए। जैसे इसमें अगर मैं बात करता हूँ तो हम बात करेंगे इसमें किसका, सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रिफिथ साहब की। क्या है? ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। बेटा ये होता क्या है पहले यही मैं समझाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखिए ग्रिफिथ ने बेटा क्या किया था, एक बैक्टीरिया ग्रो कराया था जो निमोनिया काज करता था। इस निमोनिया काज करने वाले को हम बोलते हैं डिप्लोकोकस, डिप्लोकोकस, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं डिप्लोकोकस के अलावा स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, निमोनिया है ना। ये चीज़ ध्यान रखना, ये क्या करता है बेटा, ये ध्यान रखना, ये निमोनिया करता है, निमोनिया करता है। इन्होंने जो ग्रोथ कराया था 2 स्ट्रेन इनको मिले थे, 2 स्ट्रेन। एक मिला था बेटा एस स्ट्रेन अर्थात स्मूथ, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, पॉलीसैकेराइड की एक परत पाई जाती है। और एक बेटा हमारा होता है रफ, यानी आर स्ट्रेन होता है, आर स्ट्रेन होता है जिसको रफ कहते हैं, समझ आई बात ना। आर स्ट्रेन होता है जिसमें क्या होता है, लैक ऑफ पॉलीसैकेराइड कोट। इनके पास पॉलीसैकेराइड की कोट क्या होती है, एब्सेंट होती है बेटा। और एब्सेंट हो जाने की वजह से ध्यान रखना कि ये हमारे कैसे होते हैं, नॉन वायरुलेंट है, नॉन वायरुलेंट। लेकिन ये कैसा है, ये खतरनाक है भैया, ये वायरुलेंट है। निमोनिया करने वाला यही यस वाला है, आर वाले के पास दम ना हवे, ये ध्यान रखना। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट जब किया था तो किस पे चेक किया था, माइस पर किया था। देखो क्या किया गया, इन्होंने कहा कि साहब हम क्या करेंगे, माइस लेंगे और माइस को हम इंजेक्शन कर देंगे, यानी माइस को ले करके हम करेंगे इसके ऊपर इंजेक्शन ऑफ आर स्ट्रेन। जरा ध्यान से बताओ, क्या आर स्ट्रेन कहीं रोग करता है? ये तो नॉन वायरुलेंट है, तो माइस क्या हो जाएगा, माइस जिंदा हो जाएगा, माइस सर्वाइव कर जाएगा, माइस क्या कर लेगा, सर्वाइव कर लेगा। देखो दूसरे नंबर पे आइए, इसी माइस को लीजिए और माइस के ऊपर हम दोस्त क्या करेंगे, माइस को हम लगा देंगे इंजेक्शन ऑफ, इस बार आर नहीं यस स्ट्रेन का। बताओ भैया, यस वाला ऑलरेडी हमारा वायरुलेंट है, तो माइस क्या हो जाएगा, मर जाएगा, यानी माइस यहाँ पे डेड हो जाएगा। ये बात समझ आई बात, ठीक है। चलिए अब आगे देखेंगे, डेड कहिए इन्फेक्टेड कहिए कुछ भी कह सकते हैं। अब थोड़ा सा ट्रिक बदल दिया इन्होंने कहा साहब ऐसा करेंगे हम लोग इस बार कि माइस तो लेंगे और इसके ऊपर हम क्या करेंगे, हीट किल्ड एस स्ट्रेन ले लेंगे। यानी एस स्ट्रेन जो वायरुलेंट था, जो रोग करता था, अब हम उसको गर्म कर देंगे, यानी उसको बिल्कुल डिनेचर कर देंगे। अब उसके पास देखेंगे तो रोग करने वाला कोई वायरुलेंट नहीं बचेगा, अर्थात अभी भी माइस क्या कर पाएगा, सर्वाइव कर लेगा, ठीक है ना। चौथे स्टेप में क्या किया, माइस को लिया और माइस के साथ साथ इन्होंने दोस्त क्या किया, हीट किल्ड यस लिया, यस स्ट्रेन और प्लस आर स्ट्रेन ले लिया। इस बार दोस्तों माइस क्या हो गया, इन्फेक्टेड हो गया, यानी माइस हमारा मर गया, इन्फेक्टेड। सवाल ये है कि सर जब आर लिया था तब तो मरा था, यहाँ पे यस लिया तब गर्म कर दिया, यस को मर गया, लेकिन इस बार माइस के पास हीट किया वही वाला है, बस आर को केवल ऐड कर दिया तो फिर क्यों मर गया। दोस्तों इसी चीज़ को इन लोगों ने कंक्लूड किया कि कुछ ना कुछ तो है जो इस हीट किल्ड यस स्ट्रेन से जो वायरुलेंट था यहाँ से ट्रांसफ़र होकर के आर के पास गया है, और आर के पास जो गया है उसको बाद में उसके हार्ट सेल से आइसोलेट किया गया था। दोस्तों उसके हार्ट, माइस का जो हार्ट का सेल होता है ये यहाँ से इसको बाद में आइसोलेट किया गया था, ठीक है ना, आइसोलेट किया गया था। ये अपने आप में बहुत है, जिससे इन लोगों ने बताया कि कुछ ना कुछ यहाँ पे क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, या सीधा का ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल है ना, ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल कुछ तो रहा होगा जो यहाँ से वहाँ, यानी कि आर से ये सॉरी हाँ इसको जो हीट किल्ड किया है एस से, तो ये से कहाँ चला गया, आर स्ट्रेन के पास, और जिसके वो इन्फेक्ट कर दिया उसको। ये बात समझ में आई। तो ध्यान रखना, सभी बच्चों को क्लियर करना है आपको कि इस प्रकार से ये इन्फेक्शन आगे यहाँ पर फैलना शुरू कर दिया था। अब इसके बाद दोस्तों इसके बायोकेमिकल नेचर को कोई नहीं जान पाया, तब बायोकेमिकल नेचर को बताने वाले कुछ स्पेशल साइंटिस्ट आए थे। बायोकेमिकल जो कैरेक्टर्स था ऑफ
ट्रांसफार्मिंग का, ऑफ ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल का। दोस्त इसके लिए 2-3 महान वैज्ञानिक थे जिसका नाम जान लीजिए, बहुत है इसके लिए, कि इन लोगों ने उसके बायोकेमिकल नेचर को देखा था कि आरएनए गया था कि डीएनए गया था कि प्रोटीन गया था। इसके लिए दोस्त मैकॉल्डी साहब जैसे बहुत सामान 1933 से लेकर के 44 तक के बीच में बेटा यहाँ पर अबेरी साहब थे। अबेरी के साथ मैकॉल्डी या मैक्लियोड एंड मैककार्टी। दोस्तों इन लोगों ने क्या किया, ये फाइंड किया था, क्या केमिकल नेचर, क्या किया था, केमिकल नेचर को फाइंड आउट किया था। और इस प्रकार से ग्रिफिथ का जो एक्सपेरिमेंट था, ध्यान रखिए ग्रिफिथ का जो एक्सपेरिमेंट था, इस ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट के अंदर जो भी ट्रांसफार्मिंग सिस्टम था उसके केमिकल नेचर को पता करने के लिए 1933 से 44 के बीच में अबेरी, मैक्लियोड एंड मैककार्टी नाम के वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च किया और उन्होंने कुछ विशेष प्रकार के एंजाइम का इस्तेमाल किया। जैसे आरएनए को डाइजेस्ट अगर करना है तो इन्होंने आरएनएज का यूज कर दिया था, प्रोटीन को करना है प्रोटीएज, है ना भाई, और अगर डीएनए को चाहिए तो डीएनएज एंजाइम। इस प्रकार से एंजाइम का इस्तेमाल करते गए, फाइनली ये सब डाइजेस्ट चले गए और ये वाला हमारा क्या हुआ, ये वहाँ पर ट्रांसफ़र हो गया, जिससे ये पता चल गया कि जो उसके पास गया था ट्रांसफ़र वास्तव में क्या था, डीएनए था। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट था, इसलिए ध्यान रखिएगा कि डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर। उसके अंदर जो ट्रांसफरिंग करने की ताकत थी वो ट्रांसफॉर्मेशन किसका था, डीएनए का था, ये ध्यान रखना है। अब इसके बाद दोस्तों हम एक आपको एक्सपेरिमेंट बताते हैं हार्शी एंड चेजे साहब का, जो बहुत ही प्रसिद्ध है। इसमें देखो बहुत इजी है इनका, हार्शी एंड चेजे एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना, बहुत आसान है। इन्होंने बस एक बैक्टीरियोफेज को लिया था और बैक्टीरिया के अंदर क्या कर दिया था, उसको इन्फेक्ट किया था। बहुत आसान है, समझाता हूँ। देखो दोस्तों इन्होंने एक यहाँ पर ऐसे एक बैक्टीरियोफेज लिया था और बैक्टीरियोफेज के अंदर उसका ये आप देखेंगे इस तरह से उसका क्या है, डीएनए है, ये उसका डीएनए होता है। और इन्होंने इसके जो ये बॉडी है इसको प्रोटीन कहते हैं उसका, सही ना, ये सब आप जाने के होंगे क्या है। आप डीएनए को जो डीएनए के अंदर है उस बैक्टीरियोफेज इज दैट वायरस विच हैव द पावर टू इन्फेक्ट टू बैक्टीरिया, उसको बैक्टीरियोफेज कहते हैं। डीएनए को किसके साथ टाइट कर दिया गया, ये ध्यान में रखना है। तो डीएनए दोस्त क्या हो गया, इसके पास कंटेन कर दिया हमने फास्फोरस, क्या कर दिया, फास्फोरस, वो भी टैग्ड हो गया। ये हमारा टैग्ड विथ रेडियो एक्टिव P32, ध्यान देना P32 के साथ हो गया। और जो बैक्टीरियोफेज का दोस्त हमारा ये वाला भाग था, इसमें ध्यान रखिए इसके पास सल्फर हमने ऐड कर दिया और इसको टैग्ड कर दिया गया किसके साथ, रेडियो एक्टिव सल्फर 35, है ना, सल्फर 35। अब ध्यान देना दोस्तों, आपको ये समझना है कि जैसे ये मान लो बैक्टीरियोफेज हो गया, अब इस बैक्टीरियोफेज को हमने क्या किया, इन्फेक्शन करवाना है किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर। दोस्त जब ये बैक्टीरिया के अंदर आया तो फाइनली जब इसको सेंट्रीफ्यूज किया गया था, सेंट्रीफ्यूज जब इसका हुआ तो यहाँ पर देखा गया कि जो बैक्टीरिया था उस बैक्टीरिया के अंदर जो पहुँचा था, जिसकी वजह से इन्फेक्ट हुआ था, जिसकी वजह से मर गया था, किल हो गया था, ये कुछ और नहीं था, ये हमारा क्या था, फाइनली ये डीएनए था। क्योंकि वहाँ जो उनको फाइनली क्या मिला था, यहाँ पर इसे रेडियो एक्टिव फास्फोरस 32। और जब फास्फोरस मिल गया, बस इनको पता चला कि फास्फोरस को तो टाइट किया गया था किसके साथ, डीएनए के साथ, जिससे इन्होंने कंफर्म कर दिया कि दोस्त वो कुछ और नहीं होता है, वो डीएनए ही था जो वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया। यानी कुल मिलाकर इनको ट्रांसफॉर्म करने का ट्रिक देखना था कि कौन है, फास्फोरस में गया था या प्रोटीन है या फिर डीएनए है। तो फाइनली जब इनको फास्फोरस मिल गया लास्ट में सेंट्रीफ्यूज के दौरान, तो उन्होंने जान लिया कि हाँ भाई इसमें तो क्या है, डीएनए ही पाया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, फिर आगे बताता हूँ मैं। चलो भाई, अब इसमें देखिए बेटा, इसमें क्या बताया गया है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि आरएनए वर्ड क्या है। आरएनए वर्ड का मतलब होता है कि हमको आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड समझना है। आपको पता है दोस्तों कि डीएनए हमारा एक प्रकार से बहुत ही स्टेबल होता है जेनेटिक मटेरियल, जो कि हर जगह पाया जाता है, लेकिन रिएक्टिव थोड़ा सा ये क्या होता है, कम होता है। आरएनए एक पहला ऐसा जेनेटिक मटेरियल होता है जो अर्थ पे पाया जाता है, हालांकि इसे इवॉल्व हुआ हमारा डीएनए, ये बहुत ही कह लीजिए ज़्यादा रिएक्टिव होता है, लेकिन स्टेबिलिटी क्या है इसकी, कम होती है। इसमें आपको एक ऑक्सीजन कार्बन नंबर 2 पर मिलेगा, जब पेंटोस शुगर पड़े होंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा, जिसकी वजह से थोड़ा रिएक्टिविटी भी इसकी डाउन रहती है। साथ ही साथ इसके कई सारे फॉर्म होते हैं, जैसे mRNA,
मैसेंजर आरएनए होता है जो मैसेंजर का काम करता है, सूचनाओं को यहाँ से वहाँ ले जाने की इन्फॉर्मेशन इसके हवाले होती है। फिर हम देखेंगे एक आरएनए होता है, राइबोसोमल आरएनए होता है। जब अभी पढ़ाऊँगा, जब ये एमआरएनए बनता है तो इस एमआरएनए पर आपको इस पर राइबोसोम को इस तरह से ला के बैठा दिया जाता है, जिससे ये क्या करता है, ये एमआरएनए है एक जगह देता है, उस जगह पर आकर के राइबोसोमल आरएनए आ जाता है जो 17 और उसके अकॉर्डिंग होगा। फिर हम देखेंगे ये काम भी करता है, ये स्ट्रक्चरल का रूप भी धारण करता है, साथ ही साथ एक कैटालिटिक के फॉर्म में भी काम करता है, उस कैटालिटिक या एंजाइमेटिक रूप से भी काम करता है, जिसको राइबोजाइम के नाम से भी जाना जाता है। एंड द लास्ट वन इसका होता है टीआरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए। ट्रांसफ़र आरएनए का मतलब ऐसा होता है कि ये क्या करता है कि यहाँ पर टीआरएनए आता है, इसे अडाप्टर की तरह इसे होता है, देखो ऐसे, यानी ये साइटोप्लाज्म से दोस्त यहाँ से पकड़ पकड़ के क्या लाएगा, यहाँ से वो पकड़ पकड़ के जो है अमीनो एसिड पकड़ेगा और कुल मिलाकर एक साइड से साइटोप्लाज्म से पकड़ेगा और एक साइड में यहाँ पर रीड भी करेगा एमआरएनए पर आकर के। तो दो काम करता है, एक तरीके से एक काम वहाँ से पकड़ के लाता है, सेकंड इसका एंड जो होता है उसको रीड करता है, उसी के अकॉर्डिंग प्रोटीन बनना शुरू हो जाता है। तो ये हमारा 3 फॉर्म होते हैं। फिर देखेंगे डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है। देखिए डीएनए रेप्लिकेशन या हम कह लीजिए इसको सेमी कंजर्वेटिव भी कहा जाता है, डीएनए सेमी कंजर्वेटिव होता है इसमें। देखिए इसमें 50% दोष हमारा क्या होता है, जैसे जो डीएनए होता है इस तरह से, यहाँ पर कुछ इस तरह से है ना, ऐसे यहाँ पर डीएनए हमारा दोस्त एक तो क्या होता है कि 50% नया सिंथेसिस हो जाता है और 50% हमारा क्या होता है ओल्ड वाला होता है। यही चीज़ मैंने लिखा है कि 50% न्यूली सिंथेसिस होगा एंड 50% मतलब क्या होता है कंजर्व्ड हो जाते हैं। जब ये डीएनए डबल हेलिक्स अलग होता है तो दोनों हमारे स्ट्रैंड क्या कहलाते हैं, टेम्पलेट के रूप में जाने जाते हैं, तो ये हमारे टेम्पलेट बन जाते हैं। इसके लिए एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था मेसर्स एंड स्थिल ने 1953 में प्रूफ करने की कोशिश की है कि हाँ डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान क्या होता है, एक डीएनए रेप्लिकेशन हमारा सेमी कंजर्वेटिव मेथड के थ्रू होता है। एक्सक्रेचिया कोलाई में देखा गया है, प्रोकैरियोट में। जैसे कि इसके लिए क्या किया था इन्होंने दोस्त, क्या किया था, ये कल्चर मीडियम उगाया था। उस कल्चर मीडियम में 2 तरीके का इन्होंने लिया था, एक रेडियम एक्टिव हैवी नाइट्रोजन जो 15 था और एक हमारा नॉर्मल नाइट्रोजन जो 14 था। ऐसे आइसोटोप को लिया था और यहाँ पर सीजियम क्लोराइड के डेंसिटी ग्रेडियंट को लेते हुए इन्होंने यहाँ पर दोस्तों उसको सेंट्रीफ्यूज किया और बाद में ये क्लियर कर लिया गया कि यहाँ पर सेमी कंजर्वेटिव मेथड के थ्रू डीएनए हमारा क्या होता है, यहाँ पर रेप्लिकेट करता है। फिर आता है इसमें कुछ मेशनरी एंजाइमेटिक फॉर द रेप्लिकेशन। उस रेप्लिकेशन को करने के लिए कौन कौन से ऐसे हमारे लिए एंजाइम होते हैं जिसका यूज़ हम आप करते हैं। तो समझिएगा इसके लिए हम करते क्या, पहले तो हेलिकेज एंजाइम है जिसको अनविंडेज एंजाइम भी कहते हैं, जो ब्रेक करता है। डबल हेलिक्स मॉडल के बीच में आप देखेंगे डीएनए के बॉन्ड को ब्रेक कर दिया जाता है, अर्थात ये डीएनए का हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ से अलग हो जाएगा, के बीच में होता है 2 नाइट्रोजनस बेस के बीच में ये खत्म होता है, जिससे डीएनए हमारा सेपरेट हो जाए और टेम्पलेट का रूप धारण कर ले, पहला काम। सेकंड, इसमें कुछ यहाँ पर सिंगल या कह लीजिए एसएसबी भी पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, सिंगल यानी हमारे प्रोटीन जो होते हैं ये बाइंडिंग होते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं ये प्रिवेंट कर देते हैं ताकि हमारा जो स्ट्रैंड अभी अलग हुआ है वो फिर से रिज्वाइन ना हो पाए। तो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग का काम बस इतना, ये ऐसे प्रोटीन होते हैं, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग ऐसे प्रोटीन होते हैं बेटा जो हमें उस बेस पेयर को दोबारा रिज्वाइन होने से बचाने का काम करते हैं। ये हो गया। फिर देखेंगे इसमें डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो कि एक नए डीएनए को सिंथेसिस, न्यूली डीएनए को सिंथेसिस करने का काम वो करता है। टोपो आइसोमेरेज बेटा क्या होता है, ये भी एंजाइम ही होता है। देखेंगे ये, फिर देखेंगे 5 to 3 प्राइम में हमेशा क्या होता है, ये कंटिन्यूअस रूप में होता है, कंटिन्यूअस होते हैं जिसको लीडिंग या लीडिंग स्ट्रैंड के नाम भी जाना जाता है। फिर समझेंगे इसमें ओकाजाकी, यानी जो हमारे डीएनए होते हैं वो डीएनए के बीच में जब सेमी कंजर्वेटिव होता है तो छोटे छोटे गैप बन जाते हैं। उस गैप को भरने के लिए जिस एंजाइम का इस्तेमाल होता है वो लाइगेज एंजाइम है और उस एंजाइम को ही दिया था या उस प्रकार के जो गैप थे उस गैप को ओकाजाकी ने दिया था, इसीलिए उसके नाम से पड़ गया ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहा जाता है। और ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट होता है जो डिसकंटिन्यूअस या इसी को लैगिंग स्ट्रेन भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा ये। फिर आता है डीएनए लाइगेज। आपको पता है कि जो गैप होता है उस गैप को भरने के लिए वी हैव टू यूज़ द डीएनए लाइगेज एंजाइम। एक्सक्रेचिया कोलाई में आप देखिए बेस कितने होते हैं, यहाँ पर 4.6 × 10⁶ बेस पेयर है। इसको पूरा का पूरा रेप्लिकेट यानी पूरा खोलने का समय कितना लगता है, 18 मिनट, बहुत कम समय है। यानी स्पीड कितनी है, 2000 बेस पेयर पर सेकंड काम होता है यहाँ पे बेटा। फिर देखेंगे यहाँ पे हम बताएंगे आगे इंपॉर्टेंट क्या है, सेंट्रल डोग्मा। आप जानते हैं कि डीएनए से प्रोटीन बनने का जो पूरा का पूरा प्रोसेस होता है इसी को क्या बोलते हैं, सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। इसमें क्या होता है, डीएनए से डीएनए बना यानी उसकी सेल्फ रेप्लिकेशन हुई, अर्थात वो रेप्लिकेशन प्रोसेस में आ गया, ठीक है ना। अब देखिएगा फिर आगे ये क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा यानी एमआरएनए बनाएगा, आरएनए बनाएगा, ट्रांसक्रिप्शन हो गया, इससे फिर बनेगा प्रोटीन। प्रोटीन बनाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांसलेशन कहते हैं।
तो ट्रांसलेशन बन जाता है। ये पूरा चक्र जो चलता आता है इसी को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। कुछ ऐसे वायरस होते हैं बेटा जैसे रेट्रो वायरस होता है, इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम लगता है, अर्थात उल्टा चलता है, डीएनए से आरएनए से डीएनए तैयार हो जाता है। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, समझना है आपको। सही है, इसके सॉल्व लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। चलो भैया, अब इसमें आगे देखिएगा। अब इसमें हम आपको बताएंगे ट्रांसक्रिप्शन। आपने ट्रांसक्रिप्शन में देखा है कि किस तरह से डीएनए से आरएनए और उसी आरएनए के बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन होना समझ में आ गया, लेकिन अब उसके कुछ यूनिट हैं जिससे आप जानते हैं कि उसके यूनिट में क्या होते हैं। उसमें बहुत सारे यूनिट होते हैं जिसमें आपको प्रमोटर मिलेंगे, स्ट्रक्चरल जीन मिलेगा और साथ ही साथ उसमें क्या मिलेगा, एक टर्मिनेटर मिलेगा। ठीक है ना। प्रोसेस जब शुरू होता है दोस्त, तो प्रोसेस के शुरू होने पर हम देखेंगे उसके कई सारे रूप होते हैं, उन्हीं रूपों को समझने की आवश्यकता है। आइए समझ लेते हैं क्या है ये। देखो, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में बताइए दोस्त कि इट्स अ फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, यानी इसमें एक फ्रेगमेंट होता है, यही फ्रेगमेंट जो पार्टिसिपेट करेगा किसमें, ट्रांसक्रिप्शन में। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट कहा जाता है। हमेशा ध्यान रखिएगा 5 to 3 प्राइम में ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है और 3 to 5 प्राइम जो होता है इसका अपोजिट जो होता है ये हमारा टेम्पलेट के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगला देखेंगे। पहला प्रमोटर दोस्त क्या होता है, ये आरएनए पॉलीमरेज के साथ बाइंड कर लेता है, हालांकि इसमें सिग्मा फैक्टर भी लगेगा, अभी बताते हैं। दूसरा है स्ट्रक्चरल जीन, यह डीएनए का वह पार्ट होता है दोस्त जो कन्वर्टेड हो जाता है किसमें, आरएनए में हो जाता है। थर्ड में टर्मिनेटर, यानी ये बताता है कि अब आगे आपको रेप्लिकेशन करने की आवश्यकता या ट्रांसक्रिप्शन करने की आवश्यकता नहीं है, वो रोक देगा, उसको टर्मिनेट कर देगा। रो फैक्टर का इस्तेमाल होगा प्रोकैरियोट के केस में। आइए समझेंगे। हमने दिखा दिया, ये यहाँ पर टेम्पलेट दिखाया, ये 3 प्राइम से 5 दिखाया, ये 5 to 3 दिखाया। यहाँ 3 से 5 प्राइम को हम लोग बोलते हैं टेम्पलेट स्टैंड और 5 to 3 प्राइम को कोडिंग स्टैंड कहा जाता है। ये ध्यान रखना है दोस्त। ये हमारा 3 जो 5 प्राइम है इसको प्रमोटर कहा जाता है और जो 3 प्राइम होता है दोस्त इसको हम टर्मिनेटर के रूप में भी जानते हैं। सही बात, आगे समझिएगा। इसमें बताया गया दोस्त किस प्रोसेस में कितने प्रोसेस है, इसमें 3 है, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। देखिए इलोंगेशन, इनिशिएशन मतलब जब वो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस शुरू होती है, शुरू होने के लिए बस 2 चीज़ चाहिए, एक तो आरएनए पॉलीमरेज चाहिए और उसके साथ सिग्मा फैक्टर लगा दो और ये जाकर के हमारे प्रमोटर से आकर के यहाँ पे क्या हो जाता है, ये बाइंड हो जाता है, यहाँ पर प्रोसेस चलना शुरू हो जाता है, खूब ज़्यादा बनते चले जाते हैं। अब यहाँ से आरएनए निकल जाएगा, यानी इलोंगेशन शुरू हो जाएगा। और इलोंगेशन मतलब हो गया कि सिग्मा फैक्टर अब यहाँ से सेपरेट हो गया, बाहर निकल गया, उसका काम खत्म, बस वो केवल स्टार्टम था, शुरुआत करा के चला गया। ठीक है। थर्ड में देखेंगे टर्मिनेशन क्या करता है। टर्मिनेशन में दोस्तों क्या होता है कि फाइनली यहाँ पे आरएनए हमारा रिलीज हो जाता है, खत्म, निकल आया। फिर यहाँ कैसे निकला, अब पॉलीमरेज एंजाइम हमारा रो फैक्टर के साथ क्या करता है, कंबाइन कर लेता है, जिससे वो फैक्टर क्या होते हैं, रुक जाते हैं, आगे प्रोसेस को कंट्रोल कर लिया जाता है। इस फैक्टर में इसी को टर्मिनेटर कहा जाता है, अर्थात आगे प्रोसेस करने से क्या कर देगा, डिमिनिश कर देगा, रोक देगा। ये है प्रोकैरियोट में। जब यूकैरियोट की बात करते हो अपने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, इसमें पॉलीमरेज एक नहीं है, 2-3 है। जैसे आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो आरएनए आरएनए बनाते हैं, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड एचएन आरएनए हेटेरोन्यूक्लियस आरएनए बनाता है। ठीक है ना। और बाद में ही कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एमआरएनए में। ये जब तक है, जब तक ध्यान रखिएगा ये इमेच्योर्ड है, जब एमआरएनए बन जाएगा वो हमें चाहिए होता है, ये मैच्योरेशन के बाद बनता है। एक होता है आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो ट्रांसफर आरएनए बनाता है, हालांकि इसमें एसएन आरएनए भी बनता है, वो सब स्मॉलर न्यूक्लियर आरएनए वगैरह सब इसमें पाए जाते हैं। आप समझेंगे क्या है प्रोसेस। इसमें दोस्त क्या होता है, ये 5 to 3 प्राइम जो होता है, 5 प्राइम पर यहाँ पर क्या पाया जाता है, यहाँ पे कैपिंग होती है। कैपिंग मीन्स होता है इसमें मेथियोनिन ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट लगा रहता है और यहाँ पर कई सारे इसके यूनिट पाए जाते हैं जो आप देखेंगे इंट्रॉन और एक्सॉन। इंट्रॉन और एक्सॉन ये हमें पाए जाते हैं। यहाँ पर देखेंगे तीसरा प्राइम जो रहता है ये हमें इमेच्योर्ड एचएन आरएनए है, यानी हमको अभी इमेच्योरिटी की अवस्था में हमें एमआरएनए नहीं मिला जो हमें चाहिए होता है, यही क्यों कॉम्प्लेक्सिटी है। वहाँ पर एमआरएनए डायरेक्ट मिला था, लेकिन यूकैरियोट में एमआरएनए अगर चाहिए तो पहले आपको हेटेरोन्यूक्लियर आपको बनाना है एमआरएनए, देन यू कैन चेंज इनटू द एमआरएनए। तो यहाँ पर हमें अभी इमेच्योर बना। फिर दूसरे स्टेप में देखा प्रोसेस वही है 5 to 3 प्राइम, यहाँ मेथियोनिन ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट लगा हुआ है। अब यहाँ 3 प्राइम पर देखेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड टेल होता है जिसमें 200 से 300 एडेनिलेट या एडेनिन पाया जाता है। ये हमारे सब प्रोटीन यहाँ पर दिखाए गए हैं, सब अलग होना शुरू हो जाते हैं, जिसको स्प्लाइसोसोम कहते हैं। यानी वहाँ इंट्रॉन वाले भाग को हटाना है, क्योंकि आपको पता है कि एक्सॉन प्रोटीन बनाता है, इंट्रॉन इज अ नॉन फंक्शनल, तो उसको निकाल दो। तो इंट्रॉन को रिमूव करना, द रिमूव ऑफ द इंट्रॉन इस कॉल्ड था स्प्लाइसिंग या स्प्लाइसोसोम प्रोसेस को कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अब 5 to 3 वही है, मेथियोनिन ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट है। फाइनली हमारा ये मैच्योर्ड आरएनए बन के तैयार हो जाता है।
तो ये प्रोसेस है जिसके थ्रू दोस्त हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे ट्रांसक्रिप्शन को अच्छे से समझ लेते हैं। सही है, चलिए अब इसके बाद हम आपको बताते हैं जेनेटिक कोड क्या होता है। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो बेटा, अब हम इसमें समझेंगे कि जेनेटिक कोड क्या होता है। देखिए, जेनेटिक कोड बेटा वो होता है जिससे आपको पता है कि हमारी बॉडी में 20 अमीनो एसिड पाए जाते हैं, 10 हमारी बॉडी खुद सिंथेसिस करती है और 10 हमको बाहर से खाने पीने पर मिल जाता है। सवाल ये है कि सर 20 अमीनो एसिड है, किस तरह से ये काम करेगा, क्या ये हमारे चारों बेस पेयर पर सेट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। आपको पता है कि हमारे बॉडी में कितने बेस पेयर थे, अभी आपको पढ़ाया था AUGC 4। तो हमने बताया कि यह जो जैसे देखो DNA और RNA का लैंग्वेज क्या होता है, इसको रीड करना है तो ये ज़रूरी है कि इसका लैंग्वेज हमारा न्यूक्लियोटाइड होता है। प्रोटीन का लैंग्वेज क्या होता है, अमीनो एसिड होता है। सबके लैंग्वेज अपने अलग होते हैं, पढ़ने का तरीका सबका अलग होता है। कुछ लोग देखो इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, हिंदी में पढ़ लेते हैं, मराठी में पढ़ लेते हैं, तो सबके पढ़ने का तरीका सलीका अलग होता है। ऐसे ही हमारे मॉलिक्यूलर भी ऐसे होते हैं कि इनके पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है। DNA और RNA का तरीका न्यूक्लियोटाइड, प्रोटीन का क्या होता है, अमीनो एसिड होता है। ठीक है, हम देखेंगे जॉर्ज गैमो जो था सबसे पहली मर्तबा जेनेटिक कोड के बारे में बताया था कि हाँ ये ट्रिपलेट फॉर्म में होते हैं। लेकिन ट्रिपलेट फॉर्म में होना कैसे, जब तुम्हारे पास AUGC है तो उन्होंने कहा ये कोड करता है फॉर द 1 अमीनो एसिड, सिर्फ एक अमीनो एसिड को कोड करता है। चूँकि हमारे पास 20 थे, मैंने बताया 20 हमारे पास अमीनो एसिड हैं। कैसे पता कर पाओगे, ईच अगर 4 बेस है, एक एक का जोड़ा बनाओगे तो 4 आएगा, हमको 20 लाना है। अगर 2-2 का जोड़ा बनाओगे तो 16 आ जाएगा, लेकिन कम हो गया, हमको कम नहीं चाहिए, ज़्यादा चाहिए, कम नहीं चाहिए। फिर हमने क्या किया, 3-3 का जोड़ा बनाया तो 4 का पावर 3, 4 चौक 16 चौका 64, टोटल 64 आ गया, जिसमें 61 हमारे अमीनो एसिड क्या करते थे, कुछ बनाते थे। 3 हमारे ऐसे थे जो कुछ नहीं बनाते थे, वो नॉनसेंस प्रोडान में आते थे। कौन कौन है वो, UAA, UGA, UAG, ये 3 होते हैं। हम UAA को क्या बोलते हैं, क्वेकर बोलते हैं, UGA को क्या बोलते हैं, कोपाल बोलते हैं, और हमारा UAG क्या होता है, कैम्बर कहा जाता है। तो इसका नाम भी याद कर लीजिएगा। कभी कभी जो हमारे नॉनसेंस होते हैं या जो कह लीजिए कि बिना कोई कोड किए वाले अमीनो एसिड जो होते हैं वो का नाम क्या होता है, तो जानकारी रखना है। कुछ विशेष साइलेंट फीचर बता देता हूँ। देखिए, एक कोडान हमेशा कोड करता है एक अमीनो एसिड को, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डिजेनरेसी कहते हैं। हमेशा एक ट्रिपलेट फॉर्म में होते हैं, ये कॉमनलेस होते हैं। आप देखेंगे AUGCTUAA ऐसे होगा, कहीं बीच में कॉमन ही लगेगा, तो ये कॉमनलेस होते हैं। AUG हमेशा ध्यान रखिएगा इनिशिएटर होता है, यही शुरुआत कराता है, इनिशिएशन है जो मेथियोनिन को बनाता है, मेथियोनिन को बनाता है। फिर देखेंगे स्टॉप कोडान इसमें पाए जाते हैं, 3 होते हैं, वो दिखा दिया है मैंने कहाँ पर, UAA, UGA और हमारा कौन सा UAG है, ठीक है ना, कैम्बलर वाला। ये यूनिवर्सल होते हैं, यानी चाहे बैक्टीरिया में चाहे ह्यूमन में, जैसे UU है ये हमारा फेनिल एनिलीन बनाता है, बैक्टीरिया के केसेस में बनाता है, साथ ही साथ ह्यूमन के केस में भी बनाया जाता है। कुछ एक्सेप्शन है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के केस में एक्सेप्शन होता है, साथ ही साथ हमारा प्रोटोजोन्स के केस में एक्सेप्शन है, बाकी सब सही है। देख लीजिए चारों बेस को दिखा दिया, UCAG, UCAG। अब हमने क्या किया, इसको कंप्लीट करना है। देखो एक बता देता हूँ, बाकी इसको जान लेना बहुत ईजी है। U है तो यहाँ जब उठाओगे बेटा तो क्या हो जाएगा, U देखो U है ना, यहाँ पर फिर U उठाओ, ये होते चले जाएंगे। फिर देखो इसी को हम उठा करके फिर इनके साथ कराएंगे, यानी इस तरह से पूरा कवर हम चार्ट जब भर ले जाएंगे तो हमारे पास टोटल आ जाएंगे कितने, 64 आ जाएंगे, जिसमें 61 हमारे अमीनो एसिड बना देंगे और 3 हमारे नहीं बनाएंगे, जिसको हम नॉनसेंस बोलते हैं, या फिर कोई प्रकार का अमीनो एसिड नहीं बनाता। ठीक है, इतनी बात हमें लगता है कि बहुत ईजी है। देखो इसको बनाया इसलिए नहीं क्योंकि बहुत आसान है, बच्चे सब बना लोगे, इसमें कुछ नहीं बेटा, टाइम इसमें वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। बुक में भी NCERT में आप देख सकते हैं, सारी चीज़ें दी गई हैं। तो इतना हो गया। चलिए अब इसके बाद हम समझेंगे ट्रांसलेशन, जो सबसे लास्ट इस चैप्टर का हो। ट्रांसलेशन है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है और DNA फिंगरप्रिंटिंग, जो इंपॉर्टेंट पार्ट बचे हैं इसको देखते हैं, फिर चैप्टर क्लोज करते हैं। राइट, तो पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसकी बात करते हैं। चलिए चलो बेटा आगे इसमें देखते हैं। अब इसमें हम बात करने वाले हैं ट्रांसलेशन के बारे में। आपको पता होगा कि ट्रांसलेशन बेटा एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें प्रोटीन बनना है। आपको जानकारी होना है कि मैसेंजर RNA होता है साहब, DNA से mRNA, mRNA से प्रोटीन बनना, ये प्रोसेस हमारा ट्रांसलेशन होता है, प्रोटीन बन जाना। अब सवाल ये है कि क्या mRNA का दोनों स्टैंड हमारा, सॉरी मतलब DNA का जो है, जैसे DNA है, mRNA है, mRNA से प्रोटीन बनना, ये प्रोसेस को आपने पढ़ा होगा, सेंट्रल डोग्मा भी बोलते हैं। राइट,
अब यहाँ पर समझना ये है कि ये सर कैसे किस तरह से पूरी की पूरी ट्रांसलेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है, इसमें आरएनए का क्या रोल होता है, इसमें राइबोसोम का क्या रोल होता है, और किस प्रकार से टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए सब मिल करके इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, इसी चीज़ को समझने की आवश्यकता है। तो आइए समझ लेते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट बात पहले ये आपको बताता हूँ बेटा, जिसमें आपको बताना है कि यह जो है ट्रांसलेशन बेटा स्पेशली ध्यान रखना कि ये एवरी टाइप आरएनए का इस्तेमाल करता है। समझ में आई बात? अब एवरी टाइप जब आरएनए का इस्तेमाल कोई आपसे पूछेगा तो आपको समझ जाना है कि भाई यहाँ पर राइबोसोमल की बातें कर रहे होंगे, टीआरएनए तो मेन मुखिया है, ग्लोबल शेप्ड का है, और एमआरएनए तो वो है जो एक जगह देता है जिसके ऊपर हम राइबोसोम के यूनिट को चिपका कर रखते हैं। हालांकि वो कैल्शियम की हेल्प से हम उसको सेपरेट करने का भी काम करते हैं। जैसे सर कैसे, जैसे अगर आपसे कहा जाए तो कहिए सर जो एमआरएनए है, ठीक है ना, नंबर 1 ऐसे डाल दो इसको, एमआरएनए है, क्या करता है भैया? तो बताइए, यह एक टेम्पलेट का काम करता है। क्या करता है? एक टेम्पलेट बनाता है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, यानी प्रोटीन बनाने के लिए एक टेम्पलेट का रूप धारण करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? एमआरएनए का। आरआरएनए बेटा कोई पूछे, स्ट्रक्चरल आरएनए है ये, आरआरएनए। तो दोस्त ये ध्यान देना है कि ये हमारे लिए क्या है? एक स्ट्रक्चरल रोल अदा करता है, स्ट्रक्चरल रोल इसका है ना। किसके लिए वैसे करता होगा स्ट्रक्चरल रोल? राइबोसोम के लिए, राइबोसोम। क्योंकि आपने एक चीज़ सुना होगा कि राइबोसोम इज़ अ फैक्ट्री ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम ही है दोस्त जो क्या बनाता है? प्रोटीन फैक्ट्री करता है, और प्रोटीन बनाते बनाते खूब ज़्यादा काम करता है, जिससे हमारा फाइनली बन के प्रोटीन तैयार हो जाता है। फाइनली लेते हैं जिसका नाम हो जाएगा टीआरएनए। यहाँ लिख दिया हूँ थोड़ा और सही से क्लियर हो जाए। देखो टीआरएनए, तीसरा ट्रांसफर आरएनए। क्या ये? ट्रांसफर आरएनए। अब सवाल होना चाहिए सर क्या ट्रांसफर कर रहा है? क्या ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम इसके पास है? नहीं, ये जो बेटा ट्रांसफर कर रहा है, ये ध्यान रखना है कि ये स्पेशली ये काम करता है किस चीज़ को? यह एक प्रकार से रीड करता है बेटा, रीड करता है जेनेटिक कोड को। कहाँ पर? ऑन एमआरएनए। एमआरएनए पर बेटा जो जेनेटिक कोड पाया जाता है उसको रीड करता है, और क्या लाता है? ब्रिंग स्पेसिफिक एमिनो एसिड। कहाँ से? फ्रॉम साइटोप्लाज्म से। साइटोप्लाज्म से बीन करके छाट करके स्पेशल टाइप के अमीनो एसिड ला करके और वहीं पर रख देता है, जिससे हम देख लेते हैं कि कौन सा स्पेसिफिक प्रोटीन बनने वाला है। तो ये चीज़ें दोस्त कहीं ना कहीं तीनों हमारे जो आरएनए हैं ये इन्वॉल्व होते हैं और ये काम को अंजाम देते हैं। जैसे मैं अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के आपको बताऊँ, यहाँ पे देखो इसको ऐसे बताइए। यहाँ पर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो जैसे मान लेता हूँ, ठीक है ना, ध्यान से समझना। मैंने इस तरह से कुछ एक दिखाया है स्ट्रक्चर, अभी आपको बताता हूँ क्या है ये। सवालिया देखिए भैया, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये हमारा 5 प्राइम, दिस इज द 3 प्राइम, नाउ दिस इज 5, दिस इज 3। अब यहाँ पे थोड़ा इसको भी ये करिए, 5 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम। हमने दोस्त सिर्फ यहाँ पर एक अपना एमआरएनए डाल दिया है, उस एमआरएनए पर हमने क्या सिस्टम बैठा दिया है वो आपको दिखाने वाला हूँ। देखो ऐसा करो कि इसको ये वाला लाइन थोड़ा सा नीचे करो। देखो कुछ मैं आपको एक ट्रिक सिखाने वाला हूँ, बहुत मज़ा आने वाला है। यहाँ बनाओ, ठीक है ना, मैंने ऐसे बना दिया। आपको पता है कि इस तरह से सर हमारे पास ये सिस्टम है, ये हमारा 5 प्राइम हो जाएगा, ये हमारा 3 प्राइम हो जाएगा। देखो अब यहाँ पर मान लेता हूँ कि एक कोड मैं लगाता हूँ AUG। ये
याद करिएगा दोस्त कि जब इस प्रकार का कोड हो तो उसको हम कोडान कहते हैं। क्या है हमारे लिए? कोडान। तो ये हमारा mRNA स्ट्रैंड बन के तैयार हो गया। अब यहाँ आगे देखो कोडान एक और देता हूँ, इसके लिए कोडान, इसके लिए भी एक कोडान डालता हूँ कोई, तो इसके लिए बेटा डाल देता हूँ वही UAC, ठीक है ना। ये कोडान बन के रेडी हो गया। अब यहाँ पर सवाल ये है कि सर ये कोडान लग जाने से क्या मतलब है? तो ध्यान देना, टीआरएनए ही एक है, एडाप्टर का काम करता है, एक हाथ से पकड़ता है साइटोप्लाज्म से क्या स्पेसिफिक अमीनो एसिड को, एक साइड में आ करके एक इसको रीड भी कर लेता है। तो ये जान रखिएगा कि रीड करता है, किसको? जेनेटिक कोड को रीड भी करता है, अमीनो एसिड को साइटोप्लाज्म से लाने का भी काम करता है, इसलिए हम इसको एडाप्टर का काम देते हैं, जो क्लोवर टाइप का होगा। अभी इसमें इस वैज्ञानिकों का नाम भी आएगा जिसने बताया था। अब आप इसको समझिए, ये बन गया। अब हम क्या करेंगे, देखो ये हमारा कोडान है दोस्त, इस कोडान का जरा हमें कॉम्प्लीमेंट्री बताना। तो याद करिएगा, हमने पढ़ाया होगा आपको AGTC, है ना। थायमिन आप जानते हैं किस तरह से चेंज हो, यूरेसिल से था, तो AU से, क्योंकि RNA में देख रहे हैं G का C के साथ, तो कॉम्बिनेशन बनाइए। जरा A है, A का जरा ध्यान रखो, क्या हो जाएगा? U का बता बाबू C, G का बता बाबू U। तो जरा ध्यान से देखो भैया, ये जो बनाया है आपने, इसको मैंने क्या कहा है? ये हमारा एंटी कोडान है। तो एक हमारा ये कोड है, कोडान है, उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री है ये हमारे लिए क्या कहलाता है? एंटी कोडान। तो ये हमारा एंटी कोडान वाला साइड हो गया। क्या यहाँ तक बच्चे समझ में आ रहा है? ये सब ध्यान रखना, ये पूरा का पूरा हमारा ये सब ट्रांसफर RNA के बाद मैं कर रहा हूँ, ये सब सही है। अब जरा इसका बताओ, UAC का बेटा हमारा क्या हो जाएगा? तो यहाँ जरा ध्यान से देखिए, U में A है ना, A के लिए बेटा क्या हो जाएगा? यहाँ पे C के लिए बेटा क्या हो जाएगा? G। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? G। तो ये दोस्त हमारा फिर से बन के रेडी हो गया, वही एंटी कोडान हो गया। तो ये कोडान, ये एंटी कोडान, ये सब हमारे इसको रीड करते रहते हैं। उसके अलावा हम क्या करते हैं, एक सिस्टम देखने को आपको ये मिलेगा कि दोस्त ये जो हमारा बना है कोडान, इस कोडान का जो एंटी कोडान देख, इसी एंटी कोडान को देख करके वहाँ प्रोटीन बनेगा। तो ये जो हमारा UCU जो बन के, देखो यहाँ गलती हो गई, UCG क्या हो जाएगा यहाँ पे? UCA, सही है। अब जरा दिमाग लगाओ कि ये जो बना है दोस्त, ये किसके लिए है? सेरिन के लिए है। तो यहाँ पर आप इसे लिख दो, इसे, ये हमारा क्या है? सेरिन के लिए हो जाएगा। अब यहाँ पर जो ये सिस्टम आया है, इसके लिए एक चीज़ लिखना पड़ेगा आपको कि ये जो एक्सेप्टर इंड होता है, किसको? ये लिख लो, एमिनो एसिड एक्सेप्टर इंड है ये। तो याद करिएगा, यहीं से पकड़ पकड़ के रखता है, क्योंकि ये नीचे देख करके फिर उसको रीड करेगा। जब ये रीड करेगा टीआरएन, तो जान जाएगा कि हाँ ये तो ये वाला अमीनो एसिड लाना है, और ला करके छोड़ जाता है, खूब ज़्यादा छोड़ के चला जाएगा। अब यहाँ देखो, जैसे ये वाला है, तो ये हमारा किसके लिए बेटा? टायरिसिन के लिए है। तो यहाँ लिखो क्या? टायरिसिन, इस तरह से यहाँ पर इसको सर्कल कर दिया ताकि अमीनो एसिड पता चल जाए, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है कि इस तरह से यहाँ पर दोस्त हमारे लिए क्या हो जाता है, यहाँ लिख लो इसे पॉइंट वाइज बनाइए कि सर जो एंटी कोडान है, जो एंटी कोडान है ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री टू कोडान एंड कोडान कैन आइडेंटिफाई या आइडेंटिफाइड, किसको बेटा आइडेंटिफाई करता है? तो बताइए, आइडेंटिफाई, रीड द कोड्स एंड ब्रिंग रेलिवेंट अमीनो एसिड। ये चीज़ ध्यान रखना है कि एक स्पेसिफिक mRNA पे काम होता है भाई, ये स्पेसिफिक mRNA पर एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड आकर के जुड़ जाता है। आई होप कि ये छोटी बात आपको समझ में आ गई होगी। इतना बात सही है। तो ये चीज़ दोस्त हम क्या बताते हैं, ये ट्रांसलेशन का एक कह लीजिए इम्पॉर्टेंट पार्ट यहीं से शुरुआत हो जाता है, जिसके विषय में आपने अच्छे से देख लिया होगा। और याद करिएगा दोस्त, टीआरएनए अगर आपसे कोई पूछता है तो यहाँ से नोट बना लो चाहो तो, ये
कि सर टीआरएनए का 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, 2D स्ट्रक्चर है ना, 2D स्ट्रक्चर कैसा था, तो याद करिएगा क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर। किसने दिया था बेटा, एक साइंटिस्ट है हॉली। तो हॉली भाई साहब ने कहा कि हम इस स्ट्रक्चर को एज ए 2 डायमेंशनल में शो करेंगे, जो कि बिल्कुल क्लोवर की तरह दिखेगा, क्लोवर लीफ की तरह दिखेगा। उन्होंने इस तरह से दिया है। हालांकि ये आप देखेंगे तो ये हमारा बेटा 3D स्ट्रक्चर में आप देखेंगे तो ये एल शेप्ड में दिखेगा, एल शेप्ड में दिखता है। ये बात सही है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको इसे स्टार बना के लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, टीआरएनए किसके पास नहीं होता, स्टॉप कोडान के पास। ये भी यहाँ पर लिखो कि सर जो स्टॉप कोडान है, स्टॉप कोडान के पास नो टीआरएनए, क्या नहीं होता है, टीआरएनए उसके पास नहीं होता है। बाकी आप समझिए क्योंकि एंटी कोडान का काम क्या होता है, कोडान का काम क्या होता है, इस प्रकार से ये काम शुरू कर जाते हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा, सबसे पहली मर्तबा टीआरएनए को एक्टिवेट होने के लिए एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, वह अपने आप एनर्जी लेता है। और इस प्रकार की जो प्रोसेस चलती है बेटा, उसको हम यहाँ से स्टार बना के लिखते हैं। बताइए उसको क्या बोलते हैं, वो हो जाता है हमारा अमीनो एसिड, है ना, प्लस अगर इसी टीआरएनए में आकर के जोड़ता है अमीनो एसिड, है ना, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं अमीनो एसिल टीआरएनए, या इसको बोल देते हैं बेटा हम लोग चार्ज टीआरएनए, चार्ज टीआरएनए। तो ये ध्यान रखना बेटा, इस प्रकार से ये हमारा प्रोसेस चलने लगता है। क्योंकि पहली मर्तबा किसी चीज़ को एनर्जी चाहिए तो खर्च करना पड़ेगा, उस एनर्जी के रूप में ही हमारा अमीनो एसिड जाकर के टीआरएनए से बाइंड करता है, जिससे वो हमारा अमीनो एसिड टीआरएनए चार्ज हो जाता है। इसको बोलते हैं अमीनो एसिड टीआरएनए या चार्ज टीआरएनए के नाम से जाना जाता है। सही है बात यहाँ तक। अब आपको मैं लाइन बता देता हूँ। जो चीज़ समझना ये है कि अगर हम इस पूरे स्टेप्स को देखेंगे बेटा, तो स्टेप्स में आपको ये समझना है कि इसके कई सारे पार्ट हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए स्टेप्स में अगर मैं सीधा बताऊँ यहाँ से, ऐसे देखो, राइबोसोम जो होता है बेट हमारा क्या होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद है। इसमें सबसे पहले अगर प्रोसेस अगर आपसे पूछा जाएगा तो कह दीजिएगा इनिशिएशन होता है, इनिशिएशन। तो नंबर 1 बेटा इनिशिएशन, अर्थात ये है कहीं ना कहीं एक एनर्जी है जो टीआरएनए को मिलना है। तो ये क्या होता है बेटा, यह एक एनर्जी है ना, यहाँ से क्या मिलता है, एक एनर्जी मिलता है जो नीड होती है किसको, टीआरएनए को, उसको चार्ज होने के लिए, है ना। जहाँ पर एमिनो एसिड ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है। किसका होता है, एमिनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज, ये ध्यान रखिएगा इस्तेमाल होता है। इसमें क्या करते हैं बेटा, इसमें जो हमारा स्मॉल सब यूनिट होता है राइबोसोम का, स्मॉल सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट, है ना, ये राइबोसोम का, किसका, ऑफ राइबोसोम का, ये अटैच हो जाता है, ये अटैच हो जाता है बेटा किसके साथ, टीआरएनए के पास, टीआरएनए के पास। ब्रैकेट में लो टेम्पलेट, क्या हो जाएगा ये, टेम्पलेट। दिस इस अच्छा, इस स्मॉल यूनिट को आप देखेंगे कि उसको अलग करना है बड़े यूनिट से। दोस्तों याद करिएगा, जिसकी नीड होती है वो कैल्शियम है, ये सॉरी मैग्नीशियम। तो ये मैग्नीशियम की हेल्प से क्या होता है, सेपरेट हो जाता है बड़ी यूनिट हमारी किसके साथ, छोटी यूनिट। जब अलग हो जाते हैं तो इस प्रकार से प्रोसेस हमारा कंटिन्यू चलने लगता है। लेकिन वहीं पर लार्ज यूनिट की कमाल क्या है, ये तो चलो स्मॉल यूनिट में इस प्रकार से प्रोसेस कुछ रहते हैं, जब बेटा तुम लार्ज यूनिट में बताते हो, ध्यान देना इसको, कि जो लार्ज यूनिट है राइबोसोम की, इसकी विशेष बात ये होती है कि दोस्त इसमें आपको मिलेगा कुछ इंपॉर्टेंट बात। देखो इसमें ए साइड मिलेगा, ए साइड मिलता है, जिसको एक्सेप्टर भी कहते हैं। ये हमारा क्या करता है, एक्सेप्टर यानी एमिनो एसिड साइट होता है। यहीं पर दोस्त क्या होता है, जो हमारा चार्ज्ड टीआरएनए है, ये बाइंड हो जाता है। क्या रहता है, ये बाइंड होता है एट दिस प्लेस,
तो पहले तो हमारा जो अभी तक ट्रांसफर आरएनए चार्ज होता है अमीनो एसिड सिंथेसेज एंजाइम की वजह से, अब वो ले जा करके इसी ए साइड पर बड़ी वाली यूनिट जो राइबोसोम की वहीं पर ले जा करके वो एक्सेप्ट कर लेता है, नहीं उसको क्या होता है वो अटैच हो जाता है। एक साइड बेटा और बताइए इसमें एक तो ए साइड दिख गया, दूसरा पी साइड। पी साइड क्या कहता है देखो, पी साइड में बेटा आप बताइए, इसको हम पेप्टाइडल साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेप्टाइडल साइड, है ना। यानी अब ये पेप्टाइड बनेगा, यहाँ फॉर्म होगा पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म। जब बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ते चले जाते हैं तो आपको पता होगा पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ जाते हैं और एक पॉलीपेप्टाइड चेन बना देते हैं अमीनो एसिड का। तो ये हो गया एक साइड बेटा। इसमें और दिखाइए, एक होता है ई साइड। क्या होता है ये? यहाँ लिख दो ई साइड, एग्जिट, है ना। क्या बोलते हैं इसको? एग्जिट पोल नहीं है भैया, ये कोई बिहार का नतीजा नहीं आ रहा आज। ये हमारे लिए क्या बेटा? एग्जिट साइड, है ना। क्या करता है ये बताता है एम्प्टी ट्रांसफर आरएनए। जो हमारा ट्रांसफर आरएनए एम्प्टी होता है और यहाँ से वो क्या हो जाता है? एग्जिट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो ये इनिशिएशन का प्रोसेस है। अब हम बात करेंगे इसके सेकंड प्रोसेस में, जिसमें आप देखेंगे इलोंगेशन आने वाला है। इलोंगेशन आएगा, फिर टर्मिनेशन आएगा, जिसमें एंटी कोडान जुड़ा रहेगा। बात सही है? तो ऐसा करो कि इसको इसमें सॉल्व लीजिए, फिर हम इसका इलोंगेशन पार्ट बताते हैं। सही है? हाँ, तभी मज़ा आएगा, क्योंकि इसमें नहीं आएगा। चलिए चलो बेटा, अब इसमें थोड़ा सा दूसरा स्टेप समझ लेते हैं। पहला तो आपने देख लिया इनिशिएशन, बेटा दूसरे में इलोंगेशन है। इलोंगेशन मतलब होता है कि एक लंबी चेन बना देना, किसकी? पॉलीपेप्टाइड की। पॉलीपेप्टाइड मतलब एक प्रोटीन का एक चेन बन जाना। उस पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड के चेन को बाद में फाइनली क्या करना? टर्मिनेट कर देना विद द हेल्प ऑफ द कोडान की वजह से। देखिए ट्रांसफर आरएनए ट्रांसफर करता है, देखो टीआरएनए ट्रांसफर करता है अमीनो एसिड को, कहाँ पर? टू नेक्स्ट कोडान के पास। अभी जो बताया था देखो ये बना दिया है। राइबोसोम मूव कर जाता है बेटा टू नेक्स्ट कोडान की तरफ ऑन द एमआरएनए किस डायरेक्शन में? 5 to 3 डायरेक्शन में। जैसे देखो ये पूरा एमआरएनए नीचे है, इस पर मैंने दिखा दिया राइबोसोम की यूनिट है, ये बड़ी छोटी यूनिट सब दिखाई गई है। इस पर हमने 3 साइड होता अभी बताया था मैंने, APA यानी एक्सेप्टर है, प्रमोटर है, एक्सेप्टर है, और उसको क्या करता है? एग्जिट करने वाला। ध्यान रखिएगा, ई मतलब एग्जिट, जो बाहर से निकल जाना है इसको। ये तीनों साइड दिखाए गए हैं। यहाँ पर देखिए ये हमारा ये जैसे ये वाला एरिया है टीआरएनए का। टीआरएनए मतलब होता है एडॉप्टर का काम करना। एक साइड में अमीनो एसिड को पकड़ के साइटोप्लाज्म से लाता है, दूसरी साइड में उस कोडान को क्या करता है? वो रीड करता है कोड को। तो देखें यहाँ पर पहले नंबर पे ये कंटिन्यू चले जाते हैं और फाइनली आप देख लीजिए खूब ज़्यादा बनते एक चेन बन जाता है, जिसमें बन जाता है पॉलीपेप्टाइड या पेप्टाइड बॉन्ड का एक फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। फाइनली यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती है, और जो हमको चाहिए अब उस पॉलीपेप्टाइड चेन को अलग करना है तो आपको थर्ड प्रोसेस लेना पड़ेगा, टर्मिनेशन कहते हैं। टर्मिनेशन के लिए कुछ फैक्टर यूज़ किए जाते हैं, कुछ यहाँ पर स्टॉप कोडान लगा दिए जाते हैं। देखो बेटा, आकर ये कब होता है? जब ए साइड पर एमआरएनए क्या करता है? इनकाउंटर कर जाए किसी स्टॉप कोडान के साथ, यानी उसको पता चलेगा कि आगे हमको कुछ प्रोसेस करने की आवश्यकता नहीं है। ए इंड पर एक ए रिलीज फैक्टर लगा होता है जो बाइंड करता है बेटा किसके साथ? स्टॉप कोडान के साथ। एंड फाइनली आप देखेंगे जो कि टर्मिनेट कर देता है ट्रांसलेशन को रोक देगा कि भाई सब मत रुकिए। जो लीड करता है किस चीज़ को? डिसोसिएशन ऑफ राइबोसोम, यानी फाइनली ये राइबोसोम को डिसोशिएट कर देता है उस सब यूनिट को, एंड पॉलीपेप्टाइड जो होता है उसको रिलीज कर देता है। राइट तो ये प्रोसेस हमारा हो जाता है ट्रांसलेशन का। अब हम समझने वाले हैं बेटा इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ जैसे लाइकोपिरॉन मॉडल आने वाला है अभी कुछ समय बाद। फिर आप पहले आप समझ लीजिए कि रेगुलेशन ऑफ जीन कैसे रेगुलेट किया जाता है, किसी भी जीन के एक्सप्रेशन को वो समझना है। स्पेशली इसमें प्रोकैरियोट में हम लोगों को लैक्टोज को लेकर चलना है, जिसमें कई सारे स्ट्रक्चरल जीन होंगे, क्या प्रमोटर होगा, ऑपरेटर होगा, रिप्रेशर होगा, यानी हम इसको समझेंगे। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो बाबू अब आगे इसमें देखते हैं। देखिए अब जो बेहतर चीज़ है बेटा, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, यानी जीन को कैसे एक्सप्रेस आप कर सकते हैं। आपके बॉडी में जीन है, वो जीन प्रोटीन बनाएगा नहीं बनाएगा। यदि वो प्रोटीन बना रहा है तो कोई भी एनिमल, कोई भी ऑर्गेनिज्म जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा, उसको जानने के लिए हम लोगों को दोस्त क्या करना पड़ता है। प्रोकैरियोट के केस में आपको पता कि एक कंपार्टमेंट नहीं होता है, एक ही कंपार्ट, एक ही घर होगा,
उसी में ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन क्या होते हैं, दोनों एक साथ पाए जाते हैं। मेन रेगुलेशन इसका हमेशा ध्यान रखिएगा किस लेवल पे होगा, ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पर होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रोसेसिंग, अब एक चीज़ और समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, यूकैरियोट के केस में रेगुलेशन जो होगा जीन का वो मल्टीपल लेवल पे हो। किस किस लेवल पे, देखो ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे, प्रोसेसिंग ऑफ HNRNA को, यानी हेट्रोजीनियस न्यूक्लियस वाला जो बताया था RNA, वो चेंज जब होता है mRNA में कन्वर्ट होकर के उस लेवल पर रुक जाएगा, काम ही नहीं होगा। ट्रांसपोर्ट जब mRNA का हम लोग न्यूक्लियस से करते हैं, कहाँ पर, साइटोप्लाज्म से, वहाँ पर हो सकता है, या ट्रांसलेशन के लेवल पर हम इस जीन के एक्सप्रेशन को रोक देते हैं। जब एक जीन के एक्सप्रेशन को रोकोगे तो वो आगे प्रोसेस को कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, फाइनली वो डेड हो जाएगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन ही नहीं हो पाएगा। नहीं, ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन को रोकने की प्रोसेस में बात बता रहा हूँ। देखिए मोनोसिस्टोनिक और पॉलीसिस्टोनिक, मोनो माने एक, जब एक जीन मल्टीपल कैरेक्टर को हैंडल करता हो, पॉली मतलब होता है, सॉरी, मोनो में एक जीन वन प्रोटीन, वन जीन मैनी प्रोटीन, ये ध्यान रखिएगा। जैसे लिखा है यूकैरियोट के केस में, मोनो में हम लोग, अच्छा हम लोगों में ध्यान रखिएगा मोनो होता है, क्योंकि हमारे शरीर में एक जीन है, एक प्रोटीन बना है। अच्छा है, पता लगा एक ही जीन हो जाए बहुत प्रोटीन बना दे तो पता लगा म्यूटेशन हो जाए, तो वो नहीं करना है। पॉली प्रोकैरियोट में होने दो जितना होना, लेकिन हमारे में मोनो होगा, यानी कि हम वन प्रमोटर एंड ऑपरेटर कंट्रोल होते हैं एक्सप्रेशन बाय द सिंगल जीन। एक सिंगल जीन होगा जो दोनों को कंट्रोल कर लेगा। जैसे आप जानते हैं, एक बल्ब जलाते हो, बल्ब लाइट, एक स्विच ऑन करो एक बल्ब जल जाएगी, एक स्विच ऑन करो एक फैन जल जाएगा। तो ये हमारा क्या, वन जीन वन एक्सप्रेशन। यहाँ पर आओ, प्रोकैरियोट के केसेस में ये लीड करता है एक्सप्रेशन को मैनी जीन के साथ। ठीक है, बहुत सारे, वन प्रमोटर वन ऑपरेटर कंट्रोल बाय द मैनी जीन, वन स्विच कंटेन वेरियस स्मॉल बल्ब। दिवाली में एक बल्ब, एक स्विच ऑन करते हो, देखो बहुत सारे बल्ब जल जाते हैं, तो क्या है वो, पॉलीसिस्टोनिक। बैक्टीरिया के केस में ओपेरॉन कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखो ये कहता है इसमें एक प्रमोटर होगा एक ऑपरेटर होता है, दोस्त ये एक्सप्रेस करते हैं मल्टीपल जीन को जो रिलेट करते हैं सेम पाथवे में। ठीक है ना, जैसे जो एनर्जी सोर्स लोगे उसी आधार पर बन जाता है। जैसे लैक्टोज करोगे तो लैक ओपेरॉन, वैलिन एंजाइम, वैलिन ओपेरॉन, आर्बिनोज ARB, ट्रिप्टो यानी मतलब ट्रिप्टोफैन, ये भी ओपेरॉन है, हिस्टिडीन ओपेरॉन। ये जितनी भी चीज़ आपके सामने है दोस्त, ये एनर्जी सोर्स है। बैक्टीरिया में जो हम यूज़ कर रहे हैं उसी के आधार पर इसके नाम को हम लोग दे देते हैं। स्पेशली लैक्टोज का इस्तेमाल बैक्टीरिया में किया जाता है क्योंकि उसके लिए एनर्जी का सोर्स लैक्टोज होता है। देखो इसमें बेटा कई साइट, कितने साइट होते हैं, RSOP। आर बोले तो क्या है, हमारे इनहिबिटर या रिप्रेशर कहते हैं, जहाँ पर आकर के ऑपरेटर से बाइंड करता है। यस बोले तो हमारा क्या होता है कि स्ट्रक्चरल जीन होता है, जिसमें आप देख सकते हैं ZYA 3 स्ट्रक्चरल जीन है। जेड होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनाता है जो कि लैक्टोज को ब्रेक करता है, किसमें, ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में। वहीं पर वाई जीन हमारा जो होता है परमेज एंजाइम होता है जो कि परमेबिलिटी बढ़ा देता है उसकी जो मेम्ब्रेन होती है बैक्टीरिया की, जिससे लैक्टोज उसकी पूरी बॉडी में क्या हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए, पहुंच जाए। हमारा जो ए जीन है ट्रांसएसिटिलेज एंजाइम होता है जो एक्टिविटी को बढ़ा देता है, किसकी, बीटा गैलेक्टोसोर्ट को और परमेज एंजाइम के एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है, जिससे वो बैक्टीरिया अच्छे से सर्वाइव कर सके। कैसे काम होता है, लाइकोपेरॉन में देख लीजिए, PIPOZYA ये सारी पूरी साइड होती है। P बोले तो हमारा क्या है, प्रमोटर जो हमारा होता है फॉर द रिप्रेशर के लिए, और देखेंगे I मतलब इनहिबिटर यानी उसको रोक देने वाला, रिप्रेशर भी होता है। ये जो P एक और होता है ये हमारा कॉमन प्रमोटर होता है, ध्यान देना। बाकी वो हमारा जो होता है आपको पता होगा। बाकी ये ZYA स्ट्रक्चरल जीन होता है, ध्यान से समझिएगा बेटा। जब हमारा I होता है ये देखिएगा, ये हमारा रिप्रेशर mRNA होता है, और इसे रिप्रेशर यहाँ पर देखो जैसे बाइंड कर दिया, बाइंड करने से क्या होता है, ये पूरा का पूरा एरिया हमारा बाइंड हो जाता है किसके साथ, है ना, इसके साथ ऑपरेटर के साथ बाइंड होता है, जिससे ऑपरेटर की पूरी प्लानिंग ब्लॉक्ड हो जाती है। ठीक है, तो यानी ये कब होता है, जब हमारे पास इंड्यूसर ना हो, अर्थात इंड्यूसर क्या होता है, जो प्रमोट कर देता है यानी पॉजिटिव उसको करता हो, अर्थात इसमें लैक्टोज नहीं होगा। जब ये होगा ही नहीं, कुछ काम होगा नहीं, mRNA बनेगा नहीं, ये कोई भी एंजाइम हमारा कोई प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, अर्थात यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। लेकिन जैसे आप इंड्यूसर लगाते हो, इंड्यूसर बोले तो लैक्टोज एनर्जी देते हो। अब बैक्टीरिया को जैसे एनर्जी दोगे बेटा, देखो यहाँ पे ये हमारा बना रहा था अपना mRNA वाला पार्ट, रिप्रेशर था, यहाँ पर हमने बस एक इंड्यूसर लैक्टोज को यहाँ पर क्या कर दिया, बाइंड कर दिया इसके साथ। जैसे बाइंड किया आपने देखा वो इनएक्टिव कर दिया रिप्रेशर के उस वजह को, उसकी पूरी पावर को इनएक्टिव कर दिया, mRNA बन के तैयार हो गया। सारी चीज़ें बीटा गैलेक्टोसाइडेज यहाँ पर पूरी की पूरी चीज़ें, ये जितनी ग्लूकोज थी वो सब बनना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर आपने क्या लगा दिया, इंड्यूसर लगा दिया, अर्थात लैक्टोज का यूज़ कर दिया। यहाँ तक बात समझ में आई बेटा? अगर समझ में आई है तो स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम बात करते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में और DNA फिंगरप्रिंटिंग। 2 टॉपिक बचे हैं।
पहले इसको आप इसमें सॉल्व लीजिए फिर बताता हूँ। चलिए जल्दी करिए। चलो बेटा आगे इसमें हम देखेंगे। देखिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। देखिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट मतलब जीनोम क्या होता है, जितने भी हमारे हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, यानी 22 पेयर जो होते हैं, यानी कि हमारे पास एक प्रकार से 22 ऑटोसोम जो क्रोमोसोम होते हैं उन्हीं का तो खेल हो रहा है ना। ये दोनों में मेल फीमेल में बराबर होते हैं, वही चीज़ें आपको बताना है। क्योंकि एक मेगा प्रोजेक्ट है 1990 से लगा के 2003 तक चला था। हालांकि क्रोमोसोम नंबर 1 में थोड़ी ज़्यादा वर्क किया गया था, इसलिए 2006 में ये माना जाता समाप्त। ठीक है ना। तो मेगा प्रोजेक्ट क्यों कहते हैं, देखिए इसमें सिंपल बता देंगे बेटा कि जो जीनोम होता है, जीनोम क्या है, जीनोम में आप बता देंगे इंटायर डीएनए जो हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है ना, इन्हीं को बोलते हैं। अर्थात हमारे जो 22 पेयर होते हैं क्रोमोसोम, इनकी बात मैं करता हूँ, जो कि क्या होते हैं, ये ऑटोसोम होते हैं। ठीक है ना, ये ऑटोसोम होते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर सकता हूँ, याद रखिएगा। एक चीज़ और समझना है इसमें ये बताना है कि ये हमेशा कॉमन होता है, ये कॉमन होता है X+Y में। अर्थात इसमें हम दोनों में कॉमन बताएंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि कितने पेयर होते हैं, 23 होते हैं। 22 हमारे ऑटोसोम होते हैं, 1 पेयर हमारा एलोसोम होता है जो कि सेक्स क्रोमोसोम होता है। 22 पेयर जो होता है ऑटोसोम मेल एंड फीमेल में क्या होते हैं, ये सेम होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, इक्वलिटी के साथ एक काम करते हैं। ठीक है ना, सही है। देखो अब बताएंगे हम इसमें एक पॉइंट और समझा देंगे। सर ये क्या है, एक मेगा प्रोजेक्ट। क्या ये एक मेगा प्रोजेक्ट। बेटा एक चीज़ आपको ध्यान रखना, जब किसी शब्द के सामने मेगा प्रोजेक्ट लग जाए, यानी कि उसको बहुत ही बड़े लेवल पर काम किया गया था, इसलिए मैंने इसको कहा कि ये मेगा प्रोजेक्ट होता है। इस चीज़ को ध्यान रखना। कब से, 1990 से लगा करके इनका खेल कब से चला होगा, 2003 तक। सोचिए कई साल लगा होगा, टोटल काउंट करिए 13 साल लगता है, जिसमें आप लेकिन एक चीज़ समझिएगा, जो सीक्वेंसिंग था, सीक्वेंसिंग ऑफ क्रोमोसोम नंबर 1, ये थोड़ा टफ था, इसलिए ये गया है 2000 कहाँ तक, 6 तक चला गया। तो पूछा जाता है कि सर 13 वर्ष का जो था मेगा प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है, तो 2006 में क्यों गया। जो सीक्वेंसिंग हमारा क्रोमोसोम नंबर 1 का था, ये काफ़ी टफ था। इसको कंप्लीट करने के लिए समय हमको लेना पड़ा, कब तक, 2006 तक लेना पड़ा। ये चीज़ें ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या होता था कि जैसे बेटा इसमें एक चीज़ हमको ये समझना है कि जो जेनेटिक डाटा होता है, जो जेनेटिक डाटा होता है हमारे एक सिंगल सेल में, एक सिंगल सेल का डाटा का जेनेटिक आपको चाहिए बेटा, तो इसको हम क्या कहते हैं, चूँकि एक ह्यूज प्रॉब्लम, बहुत बड़ी नंबर में आते हैं, ध्यान रखना। जिस ह्यूज चीज़ों को करने के लिए दोस्त कहीं ना कहीं हमको ये नीड होता कि 3300, हमें कितना चाहिए, नीड होता हमें 3300 इतने बुक्स चाहिए। और कितने का, बुक्स ऑफ पेज कितना चाहिए भैया, ये इंपॉर्टेंट है, ये बुक्स हो गया, ठीक है ना। ये चीज़ें आपको चाहिए, इसको थोड़ा सा आपको समझना है कि इतने बड़े बड़े नंबर पे हमको इतना चाहिए। अब 3300 किताबें हैं, लेकिन हाँ एक जो पेज अभी बताया 1000। सोचिए 1000 पेज का 3300 किताब चाहिए। एक सेल को अगर हम चाहते हैं उसके जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को अगर कलेक्ट करना है, देन वी हैव टू डू इट लाइक, ठीक है। चलिए एक चीज़ आगे समझेंगे। अब हम समझेंगे दोस्त, इस प्रकार से यहाँ पर हमको ये समझना है कि जो टोटल हमें सीक्वेंस किया गया था, हमको कितना पैसा खर्च करना पड़ा था, ये भी है समझ लो। $3 खर्च करना पड़ता है आपको, अमेरिका का, ठीक है ना। इस प्रकार से हमारे शरीर में 3 बिलियन होते हैं, और टोटल पैसा जब खर्च करोगे बेटा तो कितना खर्च हो जाता था, 9 बिलियन। यानी आपके अपने क्रोमोसोम को अपने जीन लेवल पर अगर उसकी एक मैपिंग चाहिए, तो इसके लिए आपको 9 बिलियन रुपया खर्च करना पड़ेगा, जिससे आपके शरीर के अंदर पूरी की पूरी ह्यूमन जीनोम जो प्रोजेक्ट होगा वो रेडी कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके लिए बहुत सारी संस्थाएं जुड़ी हैं, उस संस्था का नाम जरूर मैं लिखूंगा यहाँ पर, क्योंकि ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कौन सी इसमें लगती है। तो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी है, जो यूएस डिपार्टमेंट है, उस यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी जो होती है, इसका इसमें बहुत बड़ा खेल होता है भाई, ठीक है ना। जिसमें आप समझ लीजिएगा नेशनल इंस्टीट्यूट NIH, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ NIH, ब्रैकेट में लिख लो इसे, NIH, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। और इसी में बेटा कुछ वेलकम ट्रस्ट भी आते हैं, वेलकम ट्रस्ट होते हैं। ये वेलकम ट्रस्ट भी हमारे कहाँ के हैं, यूनाइटेड किंगडम के होते हैं।
हालांकि इसमें कई सारे कंट्रियों ने बेटा बाद में सपोर्ट किया, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो जापान हो, ये सब लोगों ने मदद किया। हालांकि इसमें देखिए जापान था, चाइना था, है ना, इसी में आप बताइए कि इसमें फ्रांस ये भी इन्वॉल्व हो गया था, है ना, ये सारी चीज़ें, और ख़ास तौर पर जर्मनी, ये सब मिल करके कहीं ना कहीं फाइनली हमारे पास कहाँ पर आ गए, कांटेक्ट में आए और इसकी सपोर्ट में लग गए। तो ये क्योंकि एक मेगा प्रोजेक्ट था, आज अगर ये सफल एक व्यक्ति एक देश कर लेता तो सब लोगों को भी मदद मिल जाती इससे, इसलिए उन लोगों ने सोचा क्यों ना हम इसकी कुछ व्यवस्थाएं करें। देखो इसमें दोस्त क्या होता है ना, इसके कुछ हमने प्लान कर रखा है, उस प्लान पर हम काम करेंगे, लेकिन रिजल्ट, जैसे मान लेता हूँ कि मुझे 5000 जीन के बारे में पता करना है, लेकिन क्या ये हमारा डाटा बिल्कुल एक्यूरेट हो सकता है? नो। हो सकता है कि हम 5000 जीन के बारे में गेस करते हों कि बॉडी में 5000 जीन है और इसके बारे में डिस्कस करनी है, पढ़ना है, लेकिन जब हम डिस्कस करते रहे तो हो सकता है वो 8000 जीन आ जाए। तो हम एक प्रकार से जो हमारा यहाँ गोल है उस गोल को देखेंगे, फिर हम दोस्त इसके बाद देखेंगे कि जो उसका रिजल्ट आता है। दो चीज़ों को एक साथ लेकर मैं चलूँगा जिससे पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा भैया, ठीक है ना। तो यानी पहले हम समझेंगे अपने गोल के बारे में। मान लो तो ये हमारा गोल है, गोल ऑफ HGP, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का, और एक साइड में हम ले लेंगे यहाँ पे रिजल्ट को, जो रिजल्ट है ऑफ HGP। सही है बात, इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा, बहुत मज़े से समझिए। देखो सिंपल आप समझिए बेटा कि हमको आइडेंटिफाई करना है, हमको आइडेंटिफाई करना होता है टोटल कितने सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड का, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड का। लेकिन वो न्यूक्लियोटाइड कहाँ पर सीक्वेंस होगा? लगभग 3.3 × 10⁹ बेस पेयर, इतना चाहिए। लेकिन क्या इतना होगा? नहीं। ये हमने एक गेस किया था कि हमारे पास इतने न्यूक्लियो बेस पेयर को हम करेंगे फाइंड आउट न्यूक्लियोटाइड को, लेकिन जब हमको रिजल्ट मिला बेटा तो ये कम हो गया था, यानी हमारे पास तब वो आ गया था कितना, 3.1647 इतने बिलियन, अर्थात इसमें 3.3 बिलियन। अब आप देखिए इतना टारगेट था, रिजल्ट इतना आया, ये समझ आया। एक पॉइंट नंबर पे ये कर लीजिए। एक और बताइए इसमें, सर इसमें ये बताया गया कि हमने आइडेंटिफाई करना था कितने एस्टीमेट जीन को करना था ये, तो हमने यहाँ पर जो एस्टीमेट किया था जीन को बताया कि लगभग 20,000 से लगा के 25,000 तक, ठीक है ना। लेकिन याद करिएगा दोस्त कि यहाँ पर थोड़ा सा 20 से 25,000 हमने ये सोचा था कि हाँ इतने होंगे, इतने को एस्टिमेट करना है जीन को, लेकिन हमको जो फाइनली यहाँ पर मिला है ये टोटल नंबर में कितने मिल गए थे? टोटल 30,000 इतने जीन हमारे पास मिले थे, है ना। एवरेज जीन ध्यान रखिएगा, अगर आपसे एवरेज जीन पूछेगा तो कह दीजिए एवरेज जीन के पास कितने बेस पेयर होते हैं? 3000। अब जरा गैस करिए भैया कि एक जीन के पास, मैंने कहा 30,000 जीन को पढ़ना है, रीड करना था, ये आया रिजल्ट में, लेकिन एक जीन के पास कितना बेस पेयर है? 3,000 बेस पेयर है। थोड़ा जरा 30,000 के पास, तो 30,000 × 3,000 मल्टीप्लाई करो, न जाने कितने बेस पेयर का हमको फाइंड आउट करना है। लेकिन सबसे बड़े अगर पूछे जाए बेटा कि हाँ इसमें सबसे बड़ा भैया कौन सा लार्जेस्ट जीन है, तो इसका नाम होता है डेस्ट्रोफिन, है ना, डेस्ट्रोफिन। याद करिएगा इसमें 2.4 मिलियन, इतने ज़्यादा बेटा हमारे पास क्या होता है, ये बेस पेयर पाए जाते हैं। क्लियर हुआ ये पॉइंट। एक पॉइंट तीसरा इसमें समझे क्या कहना चाहते हैं लोग। इनका कहने का मतलब है कि इस प्रकार से इन्होंने अपनी पूरी की पूरी एक तैयारी कर दी, जिसका एक ब्रांच आया साइंस का जिसका नाम था इन्फॉर्मेटिक्स। क्यों? क्योंकि इनका दोस्त ये पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन कहाँ पर था? कंप्यूटर बेस पे था। कंप्यूटर डाटाबेस इस पर डिपेंड था, यानी एक ब्रांच तैयार हो गया साइंस में जिसका नाम पड़ गया बायो इन्फॉर्मेटिक्स के नाम से जाना जाता था। क्लियर है। इसमें देखिए एक चीज़ और समझिए सर, इसमें जो है क्रोमोसोम जो था नंबर 1, है ना, इसके पास सबसे ज़्यादा जीन थे। देखो इसके पास बेटा जीन की संख्या कितनी थी? 2968। और वाई क्रोमोसोम पर अगर आपसे पूछा जाएगा तो कह दीजिएगा सर यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ाना है, यानी यहाँ पर हम 296 ले लेंगे, इतने ज़्यादा थे। तो देखिए पहला क्रोमोसोम पर लगा, इसीलिए 3 साल एक्स्ट्रा लगा था, क्योंकि एक जीन पर कितने थे? एक्स वाले पे 2968। फिर देखिए वाई पे 296। इतने लोगों को पढ़ना अपने आप में टफ था। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा बेटा, लगभग 99.9% सभी लोगों का जो बेस पेयर है ये समान होता है, सेम है।
जो चेंज होता है हमारा 0.1% का, यही चेंज है। और इसी चेंज की वजह से हम अपने माता पिता से, अपने और दोस्त यारों से सबसे अलग दिखाई पड़ते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना, हमारा, आपका, दुनिया का किसी व्यक्ति का 99.99% सारा बेस पेयर क्या है, न्यूक्लियोटाइड सब सेम होते हैं। बस जो अंतर होता है 0.1 का अंतर होता है, इसी वजह से हमारे अंदर थोड़ी बहुत क्या है, चेंजेस दिखाई पड़ते हैं। सही बात। चलिए अब इसमें देखेंगे, इसको और अलग अलग फील्ड में यूज़ किया गया है। जैसे कि आप देखेंगे इसको फार्मा में यूज़ किया गया है, एग्रीकल्चर में भी यूज़ किया गया है। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें अलग अलग फील्डों में कहीं ना कहीं लोगों ने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में जब समझ लिया, पढ़ लिए, तो उनको लगा कि हम और जगह पर भी यूज़ करेंगे, ह्यूमन के अलावा भी करेंगे। तो इस क्षेत्र में इन्होंने किया। एंड फाइनली ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर दोस्त, यह एक प्रकार से एक पॉइंट और चाहिए तो ले लो, यहाँ पर इन्होंने एड्रेस किया था किसको, ELSI, है ना, इथिकल लीगल, जो इनका इथिकल लीगल सोशल इशू, इस चीज़ पर बहुत ध्यान देना था। ऐसा नहीं कोई कर सकता था कि हाँ भाई हम आपके शरीर में कुछ बदलाव कर देंगे, वह आप में दिक्कत ना हो। नहीं, आपके नैतिकता के साथ दुर्व्यवहार नहीं होगा। आपके कान को उठा के यहाँ नहीं लगा पाएंगे, ना को यहाँ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर करेंगे तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ उनको जवाब देना पड़ेगा और बहुत सारी दिक्कतें उनके लिए आने लगती हैं। तो ये दोस्त इनका एक टारगेट था। इसी टारगेट को करने के लिए बहुत सारे केसेस में इन्होंने देखा कि हाँ क्या केस में करना है। और ख़ास तौर पे आप जानेंगे इसमें ज़्यादातर ये जहाँ पर रिपीटेटिव डीएनए होता है वहाँ पॉलीमॉर्फिज्म ज़्यादा होता है। पॉलीमॉर्फिज्म ज़्यादा होगा तो ज़्यादा सही से उसको फाइंड आउट करना आसान हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, तो ये इसका एक छोटा सा हमें लगता है कि एक बैकग्राउंड आपको बता दिया कि कैसे क्या करना होता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंतर्गत। ठीक है ना, इसके शॉर्ट ले ले। चलो भैया, अब इसमें बेटा हम लोग लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का समझेंगे, जिसमें आपको ये जानना है कि सर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग होता क्या, या इसी को डीएनए प्रोफाइल कहते हैं। पहली मर्तबा तो आप ये समझ लीजिए, दुनिया का ऐसा कोई व्यक्ति है नहीं जिसका डीएनए मैच करता हो। अब देखिए, आपका थंब लगाइए, आप फिंगरप्रिंट लगाते हो अपना मोबाइल पे, देखा होगा ना, लॉक करने के लिए क्या करते हैं, आप लॉक लगाते हैं, अपने से थंब से खुलता है, दूसरा कोई लगावे चाहे जितनी मर्तबा, एक नहीं एक करोड़ लोग खड़े हो जाएं फिर भी खुलेगा नहीं, बिकॉज आपके थंब की पहचान अलग है, उनकी अलग है, हमारा डीएनए अलग है ना। तो डीएनए कैन नॉट बी मैच एनी पीपल, इवन आपके फादर क्यों ना हो, आपका भाई क्यों ना हो, आपके मदर क्यों ना, यानी कि आपका ब्लड रिलेशन का कोई क्यों ना हो, कैन नॉट बी मैच, नहीं कर सकता है। तो सवाल ये है कि सर जब डीएनए ही मैच नहीं करता है तो मतलब इससे क्या फ़ायदा क्या नुकसान है। देखिए, हम लोग क्या करते हैं दोस्त, हमको यही पता करना है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है क्या, और कैसे हम किसी भी फॉरेंसिक के बारे में या किसी भी कह लीजिए कि रिलेशन या कोई पेरेंट हम जानना चाहते हैं कि उनके बच्चे का यही बच्चा है, उनका नहीं है, या कोई क्राइम हुआ है या कोई क्राइम सीन कहीं पर हो चुका है, ऐसे तमाम जगहों पर दोस्त हमको ये पता करने के लिए हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंट का सहारा लेते हैं। ये बात एलेक्स जेफरी ने सबसे पहली मरतबा इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया, और उन्होंने बताया कि दोस्त ये जो है 1985 में एलेक्स जेफरी के दिमाग में सवाल आया कि हम क्यों ना ये पता करने की कोशिश करें वो व्यक्ति कोई हो वहाँ पे ना हो डजंट मैटर, लेकिन हम उसके कोई सैंपल को ले लें, चाहे वो सीमेन हो, चाहे वो हेयर रूट हो, चाहे वो स्किन हो, या चाहे उसके बॉडी का एक ब्लड क्यों ना हो, इन चीज़ों में भी डीएनए होता है। क्यों ना हम इन तीनों या किसी भी चीज़ को पा करके हम उस व्यक्ति के बारे में पता कर लें जिस व्यक्ति के विषय में जो घर वाले हैं, जो लोग हैं, वो सस्पेक्ट करते हों, जिसके ऊपर उन डाउट हो कि हाँ ये हो सकते हैं। अगर डाउट है तो निश्चित तौर पे पता करना काफ़ी आसान हो जाता है। जिससे आप मान लेता हूँ कि दोस्त कहीं क्राइम हुआ, ठीक है ना, वहाँ एक बूंद ब्लड मिला, अब उस एक ड्रॉप ब्लड में क्या करना है आपको, उसके डीएनए को फॉरेंसिक जांच पे भेजिए, चेक कराइए, डीएनए का तैयार कर लीजिए। अब क्या करेंगे, जिस व्यक्ति पे सस्पेक्ट है, मान लीजिए 2 4 5 व्यक्ति जो भी होंगे, उनके भी ब्लड को वहाँ पर निकलवाइए, उनके उस चीज़ को चेक कराइए, डीएनए निकलवाइए 4 व्यक्ति को बुला लीजिए, चारों के ब्लड को लीजिए और उन चारों के डीएनए को निकलवाइए, चेक कराइए। फिर क्या करेंगे, वो जो ब्लड मिला था उस क्राइम सीन पर, उसका भी डीएनए बनाइए। अब क्या करेंगे, जो बूंद ब्लड मिला है उसका अलग डीएनए है, 4 लोगों को जो बुलाए हो उनका अलग डीएनए होगा, जिसका भी डीएनए होगा, जिनका ब्लड होगा, वह ब्लड उन चारों में से उस पर जाकर के क्लम्प हो जाएगा, अर्थात वो अपना प्रोब बना देगा। प्रोब मीन्स हाइब्रिडाइज हो जाना, मिल जाना, मिक्स हो जाना, क्लम्पिंग हो जाना,
जिसके साथ ऐसी पॉसिबिलिटी बनेगी उसको पकड़ लिया जाएगा, बाकी को कहा जाएगा रवाना हो जाओ, नहीं तो तुम भी इसमें इन्वॉल्व हो तो तुम भी आओ। हालांकि ब्लड जिसका है उसी के साथ वो प्रोब बनाएगा, उसी के साथ वो हाइब्रिडाइज करेगा, तब जाके हाइब्रिडाइज डीएनए जैसे बन जाएगा, पता चल जाएगा कि इन्हीं की कॉम्प्लीमेंट्री है। तो ये जो तरीका है, अलेक्जेंड्री ने 1985 में सबसे पहली मरतबा बताने का काम किया। इन्होंने कहा इसको हम यूज़ कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन के तौर पर, किसी पैटर्निटी के बारे में जानना है या कोई क्राइम सीन हुआ है इन या कोई फॉरेंसिक जांच है, इन सारी चीज़ों के कंफर्मेशन के लिए हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंट का सहारा लेते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में ध्यान रखिएगा 99.9%, अभी मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि ये क्या होते हैं, सेम होते हैं। जो भी वेरिएशन है मात्र 0.1% डीएनए चेंज होते हैं। इसी वजह से हम पहचाने जाते हैं, हम कौन है, फादर कौन है, भाई कौन है, मम्मी कौन है, एवरीवन विल बी आइडेंटिफाई विद द 0.1% ऑफ डीएनए चेंजेस। फिर देखेंगे यूज़ कहाँ पर इसका करते हैं, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज़ करते हैं रेपिटेटिव डीएनए सीक्वेंस, जहाँ डीएनए कंटिन्यू। देखो जब हम इसको डीएनए जो होता है बेटा, हम जब इसको सीजियम क्लोराइड लेते हैं, इस पर इसको सेंट्रीफ्यूज करवाते हैं, और जब सेंट्रीफ्यूज होता है तो यहाँ डीएनए के दो पीक मिल जाते हैं, एक हाई लेवल पे होता है, एक थोड़ा बहुत मात्रा डीप, यहाँ पर देखिए इस तरह से होता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को हम लोग सैटेलाइट डीएनए के रूप में जानते हैं। लिखा है देखो, जो बहुत मात्रा रिपीट करता है डीएनए उसको हम सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। क्या होता है, सैटेलाइट डीएनए के 2-3 पहचान है। सबसे इंपॉर्टेंट, ये नॉन कोडिंग होते हैं, ये पॉलीमॉर्फिज्म इनमें बहुत ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी जो है बहुत ज़्यादा, चेंजेस जो होते हैं पॉलीमॉर्फिज्म इस लेवल पर ज़्यादा है। ये इनहेरिटेबल होते हैं, यानी ट्रांसफ़र हो जाने में काफ़ी मदद करते हैं। देखिए जैसे सेंट्रीफ्यूज का सीजियम क्लोराइड पे, ये देखिए ये मेन डीएनए हो गया, ये रिपीट कर रहा है डीएनए, तो रिपीटेटिव डीएनए सैटेलाइट है। सैटेलाइट डीएनए के पास एक क्वालिटी है कि इसके पास या तो एसटीआर रहेगा, शॉर्ट टेंडम रिपीट होगा, या तो वीएनटीआर होगा, वेरिएबल नंबर टेंडम ऑफ रिपीट होगा। शॉर्ट टेंडम की पहचान ये होती है कि माइक्रो सैटेलाइट होते हैं, कम, बहुत ही माइन्यूट। ये मिनी सैटेलाइट होते हैं। माइक्रो सैटेलाइट की बात ये होता है कि इसमें शॉर्ट टेंडम होते हैं, जो बेस पेयर होगा मात्र 2 से 6 बेस पेयर होगा, और रिपीट करेगा लगभग 5 से 20 मरतबा, ये 5 to 20 टाइम रिपीट करेगा, जो कि 10 नैनो बेस का होता है, जिसको हम किलो में पढ़ने तो 0.1 किलो बेस का बन जाता है। वहीं पर वीएनटीआर जो वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट हो रहा है, ये मिनी सैटेलाइट है, वेरिएबल हुआ है, 10 से 60 बेस पेयर इसमें पाए जाते हैं, और इनकी जो रिपीटिंग होती है ये 10 से लेकर के 1000 रिपीट करते हैं, जो 0.1 से लगा करके 20 किलो बेस पेयर इनका जो क्या है साइज होता है। ये बात आई होप कि समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं कि इसके स्टेप क्या हैं, कैसे कैसे चलता है। सबसे पहले जब हम डीएनए को पता करना है तो उस व्यक्ति के शरीर के डीएनए को आइसोलेट करेंगे। आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम एनी सेल, चाहे ब्लड हो, चाहे कुछ भी हो, सीमेन हो, हेयर हो, डीएनए निकाल लीजिए। दूसरे नंबर पे हम क्या करेंगे, एम्पलीफिकेशन कराएंगे, पीसीआर की मदद लेंगे, पॉलीमरेज चेन ऑफ रिएक्शन, जिसमें बहुत ज़्यादा नंबर में हम रिपीट क्या करते हैं, बहुत सारी क्लोन तैयार कर सकते हैं डीएनए की, खूब ज़्यादा नंबर में एम्पलीफिकेशन कर दिया। फिर हमने उसमें डाइजेशन का किया डीएनए को, किसी वजह से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाला जिसमें डाइजेशन स्टार्ट हुआ। फिर मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पर सेपरेशन किया डीएनए का। सेपरेट करने के लिए आपको याद करिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बताया था मैंने, जिसमें याद करिएगा कि हम लोग एग्रोस जेल का इस्तेमाल करते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते थे, और उसमें से जो माइन्यूट था पहले वो आगे बढ़ता था कैथोड और एनोड की तरफ। आपको बता चुका हूँ डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है जस्ट बिकॉज ऑफ द फास्फोरस, अभी मैंने आपको बताया ही सर। फिर देखिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का इस्तेमाल किया। फाइनली हम लोग यूज़ करते हैं एल्कलाई मीडियन का, यानी कि इसमें NaOH का यूज़ करते हैं। क्यों? ताकि वो हमारा जो डबल स्टैंड डीएनए होता है वो कन्वर्ट हो जाए किसमें, सिंगल स्टैंड डीएनए में कन्वर्ट हो जाए। हम चाहते हैं, जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि सिंगल होगा तभी तो ये जाकर के बाइंड करेगा सस्पेक्टेड पीपल के डीएनए से, क्लम्पिंग करेगा, ये ध्यान रखना। फिर देखिए हम साउदर्न ब्लॉटिंग करवाते हैं, मतलब ट्रांसफार्मिंग करवाएंगे सिंगल स्टैंड डीएनए को ऑन द सिंथेटिक मेम्ब्रेन। एक सिंथेटिक मेम्ब्रेन का यूज़ किया जाता है जो कि नायलॉन हो सकता है, देखो लिखा नाइट्रोसेलुलोज या नायलॉन। इस पे क्या करते हैं, उसको हम वहाँ पर ट्रांसफॉर्म करते हैं और केप्ट कर देंगे। 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देते हैं, वो भी कब तक, 3 से 5 घंटे का समय लेते हैं, जिससे वो उस पर साउदर्न ब्लॉटिंग के नाम से जाना जाता है। फिर क्या करेंगे यहाँ पे, फिर दोस्त हम इसको प्लेस करेंगे, जो हमारा नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन होता है इसको कहाँ रखेंगे, एक सोल्यूशन में डाल देंगे। याद रखिएगा जिस सोल्यूशन में डालोगे उसमें रेडियो लेबल्ड होगा, सिंगल स्टैंड डीएनए हमारा रेडियो लेबल्ड होगा, जिसको प्रोब के नाम से जाना जाता है, और यही बाइंड करेगा किसके साथ, विद द कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ऑफ डीएनए, और कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के साथ सीक्वेंस के साथ बाइंड करेगा, जिससे वो हाइब्रिडाइज्ड डीएनए का फॉर्मेशन कर देता है। फाइनली हम उस पूरे के पूरे मेम्ब्रेन को क्या करते हैं, वॉश कर देते हैं। washed this membrane and removed unbound probe, जो प्रोब नहीं जुड़े हैं, जो नहीं बने, उनको बाहर कर दिया जाएगा। एंड फाइनली हम देख सकते हैं कि जो हमारा
हाइब्रिडाइज डीएनए होता है उसको फोटोग्राफ में रख देते हैं, किस पर, एक्सरे फिल्म के अनुसार, बाय द ऑटो रेडियो बायोग्राफी, जिससे हमें एक लाइट बैंड मिल जाती है और उस लाइट बैंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू कंफर्म कर लेते हैं। बात सही है। तो दोस्त ये हमारा एक कम समय में लिया गया मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस आपके सामने दिखाई पड़ा। उम्मीद करता हूँ कि एक छोटा सा प्रयास आप लोगों के लिए रहा है, थोड़ी बहुत बातें समझ में आई होंगी। बाकी आप ईमानदारी से पढ़ते रहिए क्योंकि बोर्ड भी बहुत करीब में आ रहा है, आपके बहुत सारे एग्ज़ाम भी सामने हैं। तो अपने एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए ज़बरदस्त तरीके से पढ़िए, सेल्फ नोट ज़रूर बनाइए। यहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और सीखने को मिली भी होंगी। उम्मीद है कि यदि आप कंटिन्यू इसके साथ लगे हुए हैं तो बोर्ड में इसका फ़ायदा ज़रूर आपको देखने को मिलेगा और ये छोटा सा प्रयास कुछ ना कुछ कमाल ज़रूर करेगा, क्योंकि ताश में जोकर और ज़िंदगी में लगी ठोकर ये कमाल करके जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको पढ़िए ईमानदारी से। बाकी हम लोग फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर कोई डाउट होगा तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।